आज तक रेडियो पर 3 ताल सुन रहे हैं आप, ताऊ बाबा और सरदार के साथ। दोनों लोग अपने अपने फ़ोन में देख रहे हैं, तब तक मैं बिजार खबर पढ़ देता हूँ आज। बिजार खबर बिहार से है। वैशाली जिले के रहने वाले हैं मुनेश्वर ठाकुर। उनका भतीजा एकदम सरपेंटिसाइटिस निकला। मुनेश्वर ठाकुर का कहना है कि पहले तो उनकी सूखी लकड़ी पर उस कमबख्त भतीजे ने गीली लकड़ियाँ रख दी, जिससे सूखी लकड़ियाँ भी गीली होने लगीं। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई, तो वो अपनी लकड़ियाँ हटाने लगे। इतनी सी बात पर उनका भतीजा भड़क गया और गाली गलौज शुरू हो गई, और थोड़ी देर के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। भतीजे ने चाचा पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला किया, और लकड़ी जो कि नाक की लड़ाई बन गई थी उस पर यह हमला हुआ, और फिर आवेश में कान काट लिया। और सिर्फ काटा ही नहीं, वो कान कटा हुआ लेकर के चला भी गया। तो प्लास्टिक सर्जरी भी कैसे कराया अगला? जोड़ के दिखा। हाँ, तो वो अस्पताल पहुंचे बाद में। उसके बाद थाने वाने भी गए भतीजे को सज़ा दिलाने के लिए। भतीजा फरार है तब से। कान कहाँ गया? कान लेके निकल गया वो। काट के भतीजा निकल गया। नहीं तो एफआईआर भतीजे की हिंसा की है कि कान की गुमशुदगी की है? मेरा कान लापता है। कान जो है वो एक अपने बॉक्सर थे, फेमस सबसे बड़े। माइक टायसन भी तो खा गया था। टायसन भी लड़ने वालों को कान खा जाता है। हाँ, अरे ये लुइस सुआरेज भी किसी को मुंह लगा दिया था एक बार। ये उरुग्वे वाले। हाँ बिल्कुल, पिछले वाले वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। लेकिन ये मतलब कान एक ऐसी जगह है ना कि आप अगर किसी को पकड़ें तो बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप काट के खा सकते हैं, मैन टू मैन। क्योंकि उंगलियों में हड्डियां होती हैं। मैन टू मैन। एक रिस्पेक्ट है उसमें, नहीं है ना? कोई औजार मतलब मैन टू मैन। उंगलियों में हड्डियां होती है। नाक आप काट के खा सकते हैं, पर वो सही जगह नहीं है उसका, है ना? क्योंकि नाक लटका हुआ नहीं होता। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें उसका मुंह भी आ जाएगा, गाल भी आ जाएगा, माथा भी आ जाएगा। वो भी एरिया जो है ना सेफ नहीं है उसके लिए। और कान नाक के बनस्पत ज्यादा साफ माना जाता है। हाँ, आउटर है ना, तो इतना ये खासतौर से जो निचला हिस्सा जो लटका होता है, वही काटा है इनका भतीजे ने। हाँ, यहाँ तो हड्डी होती है। यही वाला हिस्सा लोग काटते हैं, तो वो बेहतरीन जगह है। टेस्टी बताते हैं, ऊपर वाला होता है। हाँ, क्योंकि कार्टिलेज क्रंची है। हाँ, कार्टिलेज जो होता है ना, जैसे आप मटन वटन खाते हैं तो आपको पता है कि वो हिस्सा जो हड्डी सा दिखता है पर हड्डी नहीं होता, सॉफ्ट होता है, उपास थी। हाँ, वो बहुत टेस्टी होता है। और ये है वर्ड ऑफ द ईयर। तो मैं भी मतलब एक तरह से कहता हूँ, आपके जीवन में नौबत नहीं आया ऐसा, पर आप ऐसे अगर क्लोज बॉडी कांटेक्ट में आकर किसी से लड़ रहे हैं, क्लोज कॉम्बैट में हैं, तो काट लो सारे। तो काटा सारे का कान काट लीजिए। क्या होता है कि पहले ना हमारे यहाँ, मेरे परिवार में ही हमारे दादा के पिताजी वो अंग्रेज़ों से लड़ाई करते थे और गरम दल के लोग थे। तो उनका ये था कि अगर किसी की हत्या की तो उसका एक कान काट के रख लेते थे। पूरा चिप्स का पैकेट बन गया होगा। तो उनका ये था कि हालांकि उसके चलते उनको जीवन भर जिला बदर, मतलब क्या बोले, दर बदर भटकना पड़ा, पर यह था कि किसी को अगर अपनी कहानी सुनाएंगे तो वो यकीन नहीं करेगा। काफी खानदानी आदमी थे। ठीक है, तो कान एक ऐसी चीज है ना जो कि एक प्रूफ भी होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है कि अल्टीमेटली भतीजा ही भारी पड़ता है और चाचा ही, क्योंकि चाचा उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ ना, मतलब चाचा को आके विलय ही करना पड़ा। ये भतीजे, क्योंकि भाई युवा है ना भतीजा जो है युवा है। तो अब तुमका लगा था कि तुम्हारे सामने पैदा भय, तुम्हारे सामने मुँह तती रहे, है ना, नाला ना बांध पावती रहे, है ना, तो वैसने हुई हैं। अरे भतीजे का पैर आपके जूते में जाने लग गया तो राइट टाइम हो जाइए एकदम। अब भतीजे से उंगली करो नती। हाँ, नाक नहीं कटवाना है तो कान कटवा लो आप। तो नहीं तो भैया बहुत बुरी स्थिति है। आप यूपी में घूम जाओ, फौजदारी के सारे मामले इसी बात कहे कि भतीजों ने चाचा को मन भर लाठी से कूटा है। और शुरू में जो खेत की बटाई पे, जो किशोरवय वाली लड़ाई में, जो किशोरवय वाली उम्र होती है बाबा, उसमें चाचा और भतीजे मतलब साथ है होते हैं। मतलब बहुत सारे बड़े अपराध कई बार जो उस समय अपराध होते हैं बचपन और किशोर उम्र में, चाचा सिखाते हैं
क्योंकि पिता और ताऊ से वो नहीं आ सकता है, उनके लिए हमेशा एक सम्मान, एक दूरी। पर चाचा से कंपैरेटिवली कभी कुछ कुछ परिवारों में एक दोस्ती जैसा रहता है, जिसमें चाचा ऑफ कोर्स सुपीरियर होता है, वो मारता पीटता भी है, लेकिन कुछ कुछ कमीनेपन की चीज़ें बताता भी रहता है कि ये कर सकते हो। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो आपने जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में, चूँकि गांव छोटा है, तो उसमें मेरे कई चाचा हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, है ना। और मैंने पूरा जीवन जो है एक चाचा के साथ ही अर्ली लाइफ जो है बिताई है। हम दोनों एक ही उम्र के थे, तो हर तरह के शरारतों में एक दूसरे का साथ देते थे। हमारे यहाँ भी ऐसा है, उसमें ऐसा है कि चाचा जो हैं रिश्ते में जो लगता है वो अभी 8 साल का है या 10 साल का है, और जिसका वो चाचा है वो 30 का है। तो मजाक में कहता है काहो सारे चचा। नहीं, हमारे तो मोहल्ले में एक परिवार है, वो हम लोग के रिश्तेदारी पचेदारी से पता नहीं क्या उसका गुलाम गलित है कि मुझे याद है कि हम बहुत नान भर के रहे और जिनकी गोद में हम खेलते थे उनके हम बाबा लगते थे। और वो मतलब अधेड़ महिला थी तब, अब तो मेरे ख्याल से उनका स्वर्गवास भी हो चुका होगा, नहीं हुआ तो ठीक है पता कर लेंगे। लेकिन हम उनकी गोद में खेले और हमको बताया गया कि नहीं आप इनके बाबा लगते। बाबा जब गोद में खिलाने लायक थे तभी से बाबा हैं। तो देश के सभी चचाओं को संदेश है कि नाक बचानी है तो कान, नाक बचानी है, कान भी बचानी है, अगर तो मिलजुल के रहें। और उनके यहाँ तो बड़ी भी होती है। हाँ, क्योंकि आपकी प्रसपा का सपा में विलय होना ही है। आप नहीं तो आपकी प्रसपा सुझा देंगे वो। अच्छा, एक बहुत कल बढ़िया जोक हमारी टीम से निकल के आया। किसी ने बोला कि रामपुर में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि एसपी ने बीजेपी को जिताया। ये लेकिन ये गीली लकड़ी वाकई सुखाना ना, मतलब ये है, मतलब किया तो थोड़ा मतलब ऐसा ही काम था, सूखी है जैसे ये वैसा ही है कि भतीजे ने एकदम सही किया। हाँ, बेड पे जो है तौलिया सुखा देने वाली बात। नहीं, भतीजे ने एकदम सही किया कि सूखी लकड़ी पर गीली लकड़ी रखी। सूखी लकड़ी क्यों सूखी है? क्योंकि वो जहाँ रखी है वहां पे धूप लग रही है, सूख रही है। अब उसके ऊपर आप गीली लकड़ी रखेंगे तो गीली सूखेगी। गीली ऐसा थोड़ी कि सूखी को ऊपर रख देंगे, गीली को उसके नीचे तोप देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे भाई। जो गीली है उसको ऊपर रखना होता है ताकि उसको हवा पर्याप्त मिले, अगर वहाँ पे धूप आती है तो उसको धूप मिले, तब वो सूखेगी। तो भतीजवा अपने ज्यामिति के हिसाब सही की। इनको ये लगा कि नहीं हमारी लकड़ी सूखी है, ये अपनी गीली रख गया है। सारे सूखे गिले मिटा के चलो। तो ये उस चक्कर में पड़ गए। और इनको सूखी लकड़ी क्यों चाहिए थी चचा को? भाई आपके घर में गैस की टंकी आ गई है, गैस का चूल्हा आ गया है, खाना उज्ज्वला नहीं रहा है ना, उज्ज्वला योजना के तहत आ ही गया होगा। नहीं आया तो बताइए, व्यवस्था की जाए उसकी। आप जबरदस्ती भतीजे से पंगा लिए पड़ रहे हैं। भतीजा एक साइंटिफिक काम कर रहा है, उसमें आप मेरी और तुम्हारी कर रहे हैं, तो कान कटा बैठे जायदा। लेकिन ये नेहरू, हाँ भैया, सब कुछ दुनिया में मेरा ही है। हाँ, आपने शुरू में बोला कि तेरा तो सेक्टर भी नहीं होता। हाँ, जो तेरा है तो इसको अर्पण। नेहरू और गालिब तो सबसे बड़े चचा हुए ना, मतलब। लेकिन इनको हमने, मतलब इनको चचा की उपाधि किस लिए है? जैसे नरेंद्र मोदी ने बाय द वे एक बार प्रोजेक्ट किया था, पर वो चचा वाला उनका हुआ नहीं। चचा मोदी, इनका नाम चाचा जैसा नहीं है। हाँ, नहीं, इनको इस मामले में थोड़ा सा कच्चे रह गए। मतलब हमारे साथ अगर 4-5 दिन बैठे तो हम इनको चाचा बनवा दें। एकदम कुछ नहीं करना, बना रहे 4 दिन 5 दिन हमारे साथ ठहरे एकदम। नरेन चा पान खइबा, नरेन चा आड़ी प्यावा। नहीं वो, पर वो नरेन चा नहीं बा यार, जहाँ जहाँ चा चल गया फिर चाचा बनने में कोई देर नहीं। पर चा से इनका रिलेशन होते हैं, तुरंत वडनगर इत्यादि याद आ जाता है। जहाँ चाह वहाँ रहा। हाँ, बनारस में लोग पूछ सकते हैं का चाह पीबा। का चाह पीबा। लेकिन चचा कहलवाने में एक सुख अनुभव तो होता है, जैसे आपको सुखानुभूति बहुत है। हैदराबाद में चिचा बोलते हैं, चिचा। हाँ। चिचा फिर पूरे साउथ में चिचा हो जाता है। साउथ में बड़ी बहन को चची, केरला में मलयालम में चची बोलते हैं। बड़ी बहन को चिची और चेट्टन। हाँ, और मौसी को चित्ती। हाँ, बड़े भाई को चेट्टन।
इतना तो मैं सीख के आया हूँ। बराबर। तो चचा में इसलिए भी आनंद है ना, क्योंकि एक तो ये है कि आप किसी को जब चचा कहते हैं तो आप उसको इमीडिएटली बुजुर्ग नहीं फील कराते। हाँ, और थोड़ा सा फ्रेंडली सा है ये सब। तो थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं हमसे ज्यादा हो लेकिन बराबर नहीं, मतलब अपनी बन सकती है। गठबंधन की संभावना है। और जो अजनबी प्रौढ़ या उनसे ज़्यादा उम्र उनके लोगों के लिए, नए लड़कों के लिए बड़ा अच्छा संबोधन है। जैसे आमतौर पे लोग, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। चचा, हाँ है ना, वो है गोरखपुर में जो मुन्ना भैया गए थे। हाँ वो तो है ही डांस फ्लोर वाले चचा हैं। और वो भी ना वासेपुर में चचा पटरा वटरा सब उखाड़ दिए हैं। तो वो एक बहुत ही ऐसा संबोधन है जिसमें सम्मान भी है। आप उसके साथ धमकी भी दे सकते हैं, उसके साथ आप बीड़ी भी मांग सकते हैं, बिल्कुल चाय मांग सकते हैं। नहीं, पेलने के लिए चचा ही कहा जाता है। अगर दुकान पे कोई बड़ा बैठा हुआ है तो उससे कोई ये नहीं कहता है बप्पा अच्छा क्या है, खैनी चचा से ही मांग सकते हैं। आप चाचा किसी को भी कह सकते हैं, आप मामा सबको कह के देखिए, लोग मार बैठेंगे सारे हम तार बाप के सार है ही। तो मामा खुद को डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं मामा हूँ। जैसे शिवराज सिंह चौहान कहें ना कि मैं मामा हूँ, उन्होंने स्वयं को किया है डेडिकेट कि भाई। हमारे भी एक क्या होता है कि स्वयं को डेडिकेट नहीं करना होता। इतनी माँ की गाली दोगे लोग ना इमीडिएटली आपको मामा बुलाने लगेंगे। अब दे के दिखाओ। ए मामा दादा। वो होता है ना कि वो कुछ लोगों के जवान पे ना वो माँ वाली गाली होती है, तो उनको सेफ होता है कि आप उसको मामा बना लो, तो फिर गाली उस पे पड़ेगी। करेक्ट। नहीं, इस कथन का शिवराज सिंह चौहान से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं शिवराज सिंह बिल्कुल नहीं। हाँ, वो मेरे एक मित्र हैं भोपाल के, उनको मैं मामा बुलाता हूँ क्योंकि वो भक्त वत्सल भोपाल के। इसमें आगे क्या तो चाचा में ये सुविधा है। और कई बार क्या होता है कि जब आपसे थोड़ा सा उम्र में अनुभव में ज़्यादा व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आपको लग रहा है कि गलत कर रहा है, तो उस वक्त भी उसको पेलने के लिए कि बाप बराबर नहीं हो या तुम बहुत बुजुर्ग नहीं हो, है ना, थोड़े बड़े हो, तो उस वक्त गरियाने के लिए, लड़ने के लिए चाचा संबोधन ही इस्तेमाल होता है। हैं, ए चाचा ज़्यादा मत बतावा, ठीक लगावा के दे दा, है ना, ए चाचा टमाटर डाला अच्छे से, कहा तुम मजाक करत हुआ, कुल पैसा ले हुआ। तो जो तड़ी है ना पूरी चाचा वाली, उसमें क्या है कि आप थोड़ा सा इजी हो सकते हैं उनके साथ, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये रिश्तेदारी ही इंगित नहीं करता ना, क्या है कि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं। तो जो अपनी उम्र के होते हैं अंदाजा लगा के भाई बोल देते हैं, है ना, बहन बोल दिया, दीदी इधर आओ। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको क्या बोलोगे आप? बिल्कुल। तो चाचा बोलना आसान रहता है। गुजरात में काका बोलते हैं, पंजाब में काका चूंकि छोटे भाई को बोला जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। काके दी हट्टी। अच्छा, अगले विषय पे बढ़ते हैं। और ये साल का आखिरी महीना चल रहा है और बाबा जानते हैं कि ये ईयर एंडर का समय है ना। सब स्पॉटिफाई रैप्ड भी बता रहा है कि साल भर आपने क्या सुना, कौन सा म्यूजिक सुना, सब लोग शेयर कर रहे हैं उसको। हाँ, सबसे अच्छी फिल्में कौन सी आई, ये सब चीज़ों का समय है। और इसी महीने में ऑक्सफोर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर का एक पोल कराता है, मतलब साल का शब्द कौन सा था। तो उसमें जो शब्द इस बार निकल के आया है ऑनलाइन वर्डल में, इस बार जितने ये शब्द ताऊ समाधान कर करके डालते रहे ना, इस बार गूगल सर्च में सारे शब्द वर्डल वाले उस पर बात करनी है। ताऊ का बड़ा योगदान है उसमें। हमने कल कहानी करवा दी है केतन को बोल के। बाबा मैंने बंद कर दिया, मैं सॉल्व रोज करता हूं, पर मैं ट्विटर पे नहीं डालते नहीं। 10 में से 7-8 शब्द जो है 5 पंचमावनी है। तो हम कहे यार कि कहा 5 है, 5 काहे चल रहा है सब, है ना। और ऐसे ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब नहीं था सर्च होने का। फिर वहां से जनेऊ जोड़ा गया, फिर वर्डल पे खोजा गया कि ये थे क्या, पता लगा कि सारे शब्द थे वर्डल में। तो हम कहे इस बार गूगल सर्च जो है वो ताऊ आधारित था। तो जो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है वो है गॉब्लिन मोड। गॉब्लिन का वैसे सिर्फ गॉब्लिन शब्द का शाब्दिक अर्थ भूत या भूतिया होता है, और मोड तो मोड होता है। पर इन दोनों को मिला दें तो इसका जो अर्थ है वो डिफरेंट है। वो है कि अगर मतलब एक तरह का स्लैंग है, इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो खुद में ही मस्त रहते हैं, बहुत ही सेल्फ इंडल्जमेंट वाले लोग होते हैं और दुनियादारी की परवाह नहीं करते। आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर नहीं, थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, थोड़े आलसी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं,
थोड़े घमंडी होते हैं, दुनिया की परवाह नहीं, वो कि आप दिल्ली गॉबलिन मोड में चल रहे हैं। दिल्ली की पैदाइश हाँ, ये कोविड के बाद शुरू हुआ। हाँ, दिल्ली की पैदाइशें एकदम ऐसी होती है। वो एक्चुअली नए जमाने का वर्ड है और नई बिल्कुल जो लेटेस्ट पीढ़ी है उनके लिए भी है कि उनको अब कमाने की भी इच्छा नहीं होती। कोई इच्छा नहीं है। ये मिलेनियल्स के बाद के तमाम सारे जो है ना, अब तो अल्फा शुरू हो गया, इन सब की समस्या यही है, सब ये गॉबलिन मोड वाले हैं। हम लोग क्या होता था, हम लोग इतना तो जरूर कहते थे हमारे पास पैसे होने चाहिए, उसके लिए थोड़ा जो भी करना पड़े करेंगे। हाँ, कहीं बाहर जाते हैं, अब इनका है कि क्या करना है पैसे, क्या करना है। Why? रखा तो है उधर, Why we need money? हरा वाला आया है कसौल से। हाँ, वैसे वाले हैं ये। सेव द अर्थ। और ये जस्टिफाई करते हैं ना काम करने को, ना बाहर जाने को, चूंकि खाना भी घर में डिलीवर हो रहा है, अमेजोन से वो भी हो रहा है, मिंत्रा से कपड़े भी हो रहे हैं, हर चीज़ इनका डिलीवर हो जाता है। तो इनको आश्चर्य लगता है कि कुछ लोग खरीदारी कर, जैसे मुझे किसी ने फ़ोन किया तो मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा निकल रहा हूँ मार्केट, आटा फल ये सब लेना है। मतलब ब्लिंकिट नहीं सुना? मैंने कहा नहीं, मैं छू के लाता हूँ। अपने को टोने में मजा आता है। क्योंकि एप्पल जो है ना, हिमाचल की बात हो रही थी, अपर शिमला एरिया की, अपर शिमला एरिया में किन्नौरी नाम से बहुत सारे सेब बाजार में रहते हैं, ये किन्नौर है, उसमें भूसहा होता है। हाँ, ठीक है, तो अपने को टाइटनेस देख के लेना पड़ता है, वो ब्लिंकिट से गारंटी नहीं मिलती उसकी, उसमें आप किन्नौर वाला सेलेक्ट कर लो, आएगा भूसहा। उस समय ना लालन पालन का एक चरण होता था जिसमें बाप अपने पुत्र को सब्जी मंडी ले जा करके, एक पूरी प्रक्रिया होती थी कुछ महीनों की, जिसमें सिखाता था कि पतले छिलके वाला नींबू में ज्यादा रस होगा, केला ऐसा वाला बेहतर होता है, लौकी में नाखून कितना गड़ाना। हाँ, फिर वो तैयार, ये सब खत्म हो गया है, वो स्किल नहीं। और डंठल कैसे देखना है, हर सब्जी का डंठल से उसकी आयु की पहचान है ना। बैगन और भिंडी और आपका कोहड़ा, लौकी, तुरई, करेला, ये कई दिन पुराने हैं, आप डंठल से बता सकते हैं। और भाई साहब, मछली तो दुकानदार तो बोलेगा कि ताजा और फ्रेश है, ठीक है। हाँ, फ्रेश ये टू नहीं होम बताया, नाम ही है, ये नहीं बताया, नाम ही है आपका फ्रेश टू होम। लेकिन ये जब बेच रहे हैं बासा, आंध्रा से ट्रक में चला था भाई साहब, तो ताजा कैसे है? ताजा तो वैसे भी चाय है, तो वो देखना पड़ता है ना। जो 3 शब्द थे जिनमें कंपटीशन था आखिर में, वो एक तो ये जीत गया गॉबलिन मोड, इसके अलावा 2 और शब्द थे, मेटावर्स और तीसरा है #I stand with। वाह, इन तीनों के बीच कंपटीशन। उसका कारण भारत में आई स्टैंड विद शमी बहुत ज़्यादा चला, और आई स्टैंड विद जनरली लोग जो है ना, किसी के भी साथ स्टैंड कर जाते हैं। हाँ, ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि बैठ जाओ। नहीं ताऊ, लेकिन ये सब आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। जितने लोगों ने कहा है ना आई स्टैंड विद, आप यकीन मानिए सबने बैठ के कहा है। हाँ, ये लोग, इनमें से कोई भी खड़ा नहीं था, ये सब बैठे बैठे इन्होंने कहा आई स्टैंड विद। आई वॉक विद होना चाहिए। अभी राहुल गांधी के साथ बहुत सारे लोग हाँ चल रहे हैं, सब चल आइडिया रहे दे हैं। दिया आपने, आइडिया दे दिया उनको, देखिए बना देंगे इस पे हैशटैग आई वॉक विद। आपका वैसे वर्ड ऑफ द ईयर कुछ ऐसा चल रहा है? जैसे 3 ताल में तो बहुत सारे शब्द निकल के आ गए आपके, सामान्य मानविकी और वो सब, और नवैयत, वांग्मय, पर आप वैसे खुद को पता लगता नहीं है कि आपकी डिक्शनरी में हमारा क्या साल शामिल का है। शब्द आतंकवाद है। अच्छा, वो जो खुरपेच ने जो बोला है ना, जिस तबीयत से, भाई साहब संदर्भ अलग है उसका, कि किसी भी ऐसी चीज पर जिससे, जैसे कि किसी ने कविता पढ़ी तो कविता नहीं, पहले होता ना कि वाह कमाल है, गजब कर दिए, गर्दा उड़ा दिए। उसने कहा ये सारे शब्द जब छोटे पौधे, उसने कहा आतंकवाद आतंकवाद, हमने कहा बस यही है, कलम वहीं टूट गई। हमने कहा मैंने बाबा का एक चपलंडुस जो है यूज करना शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कहने में, ध्वनि अच्छी क्योंकि उसकी ध्वनि बिल्कुल गाली वाली है नहीं। तो अगला कंफ्यूज हो जाता है, गाली दी या नहीं दी। वो मुझे ऐसे ही लबड़ मैं अब धोधड़ा शब्द भी बोलता अच्छा नहीं लगता हूँ। है। लबड़ धोधड़ा, लबड़ धोधड़ा, हाँ वो भी बढ़िया शब्द है। एक मेरा ये इस्तेमाल करना, मतलब शुरू में भी करता था पर बीच में छूट गया था, इस साल उसका इस्तेमाल बढ़ गया कि अगर ये नहीं करोगे तो फिर उसका जो परिणाम है उसका नजला तुम पे ही गिरेगा। ये बड़ा मजा आता है मुझे बोलने में कि इसका नजला फिर तुम्हारे ऊपर गिरेगा। बाप रे। उसकी जो छवि है वो काफी डरावनी। आदमी कहता नहीं मैं करता हूँ, हाँ, जैसे नजला नहीं चाहिए मेरे को। शांत हो जाओ आराम से। इसको पंजाबी में जो कहते हैं उनका बहुत बेहतरीन, वो मुझे फैसिनेट करता है वो, अरे छुरी तले सांस ले ले। कितना वायलेंस होगा उनकी जिंदगी में कि वो कहते हैं आराम, मतलब शांति रखो, छुरी के नीचे सांस ले लो कम से कम।
चूरी कहाँ से चूरी आ के गई? नीचे तो चुप हो जा। अरे चूरी तले सांले भाई। इसी का वो है, मतलब ऐसा ही वो है कि होश की दवाई खाओ। चलता है कि किसी को कहना है कि थोड़ा सा भाई थोड़ा हाँ। थम जा, थोड़ा होश के नाखून लेना बोलते हैं। हाँ, थोड़े होश की दवाई खाओ, ये चलता है। आपने वर्डल बहुत खेला, वर्डल में बड़े अजीब अजीब से शब्द आए, पर कोई शब्द ऐसा हुआ जो इस्तेमाल में भी आ गया? ये नहीं। नहीं, जनरली इस्तेमाल में आ ही जाते हैं सारे। अच्छा। मैं थोड़ा सा उस तरह, चूंकि मैंने अंग्रेजी ना बोल के नहीं सीखी है, है ना। वो तो अब मैं बोलने लगा हूँ, मुझे बोलना ही नहीं आता था। चूंकि मैं बोल के नहीं सीखी है, तो मेरे पास, मैं जब शुरू में लिखता था तो मेरे संपादक लोग कहते थे भाई साहब थोड़ी मतलब जमीन पे उतर के लिखो, आसान लिखो। हाँ। चूंकि अपन तो पढ़े हुए थे, तो अपन ने जो भी किताबें मिली उसमें जो भी मुश्किल वर्ड मिले अपन ने उसको चैलेंज की तरह ले लिया। और वर्ड पावर मेड इजी, इस तरह की किताबें सिनोनिम वाले ये सब पढ़ पढ़ के ना, उसमें कंप्यूटर तो होता नहीं था, मैं पढ़ना पड़ता था। हाँ। तो अपन पूरा पेल के जानते थे। वो सब वर्ड मुझे अभी बहुत काम आ रहे हैं। सडनली मुझे ध्यान आ जाता है, अंदर से आता है वो। हालांकि मैं अब जो है उतना अच्छा नहीं रहा हूँ। तो आपकी स्ट्रीक टूट गई है क्या? विनिंग स्ट्रीक जो चल रही थी? नहीं, विनिंग स्ट्रीक तो नहीं टाइम टूटी है। चेंज हो गई ना। टाइमिंग जिताओ के साथ जो हुआ है ना, बहुत कमाल की कहानी है। असफल मैं अभी भी नहीं होता हूँ, ये हालांकि 12 कई बार बजे- छठे में चला जाता हूँ। 12 बजे खेल के सोते थे, आजकल ये 11 साढ़े 11 बजे सो रहे हैं। तो जो चाम था ना कि 12 बजे पहला हावी गिराएंगे, है ना, मतलब पहला दिन पहला शो का जो चार्म होता है ना भाई साहब, मजाक नहीं है। 8वें हम दिन नहीं खेले आज तक। आज जो नहीं है खेलने, देखिए स्क्रीनशॉट ये देखिए 4:15 बज रहे हैं, अभी तक नहीं खेला है। ये हम रात में 12:05 पर निपटा देते थे। अब सवेरे उठ के फिर वर्डल नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये हर्डल पाल लिए हैं, तो वर्डल कैसे होगा? सवेरे उठ के भी हर्डल ही होता है वो। तो सुबह लियो टोल्स्टॉय इनके पास होते हैं। एक शब्द और मुझे बोलने में मज़ा आता है, और फिर मैं इस साल मैंने वो शब्द वैसे उसी अंदाज में बोला है। उसमें कोई शब्द तो अपना ही है वो, लेकिन सिर्फ लहजा अलग है। वो पाकिस्तानी लहजा है। बाहिर। बाहर, हाँ, बाहर जाएं, बाहर देखें, बाहर बैठें, तो वो कहीं बाहर चलते हैं। उसको पता नहीं बोल के अच्छा सा लगता है, डोपामीन बढ़ जाता है मेरा। बाहर और गैरत, ये 2 शब्द बोल के मुझे हम बे लगा देते हैं गैरत बोलते सब। हाँ, वो दोनों ही हैं, हाँ, मैं लगता है थोड़ी तो गैरत रखें यार, इस नहीं, तरह कर इतना लें। लंबा वाक्य नहीं बोलना पड़ेगा, अब सीधा बेगैरत। एक और ना, एक मरियम, अच्छा वो जो आप कह रहे थे ना कि उसमें एक और है, होश के नाखून खाएं और हाँ, नाखून लें। उसी में एक है कि पूर्वांचल के इलाकों में किसी को कहना हो ना, चलो चलो जल्दी चलो, आंधी जैसे चलो, तो कहते हैं आंधी जैसे चलो। हाँ, चलो यार आंधी जैसे चलो, खड़े हो जाओ, बस चाय पीने चलते हैं, आंधी जैसे चलो। तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत करता हूँ, ये है आंधी जैसे चलो। हम लोग के यहाँ हाली, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती अवधि है। में हाली और हल्दी 2 शब्द हैं। हाँ, जल्दी के लिए। हम जल्दी के लिए कि हाली चला, हल्दी चला। हल्दी मतलब वो जल्दी से अपभ्रंशित होकर हल्दी है। हुआ है, हाँ। आप बता इतनी रहे थे जल्दी है कि जब बोल नहीं पा रहे। हाँ, जहाँ भी नहीं बोल पा रहे हल्दी। एक मेरियम वेबस्टर एक प्लेटफॉर्म है। बिहार का एक वाक्य है, मतलब जो इस तरह से इडियम्स फ्रेजेस पे कहाँ आप फिट करेंगे उसको, हमको जा रे जमाना, तो वो हमको बड़ा मजेदार लगता है उसमें लगता है। हाँ, जोरे जमाना हम लोगों के यहाँ वही है। जा को हम जो बोलते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो वो जोरे जमाना हो जाता है। तो पहले हमने सोचा जोरे जमाना तो नहीं है ये। तो वो था नहीं, वो था बेसिकली गोरे जमाना। हाँ। अरे अब ऐसा है बहुत सारा, जैसे कि नियर एक शब्द है, हाँ, तो नियरे जो कि अंग्रेजी का है। हाँ, नियर जस्ट है, लेकिन वो बिल्कुल अपने भाषाओं में भी उसका वो एक्चुअली अंग्रेजी से लिया नहीं गया है, ये याद रखना। निंदक नियरे राखिए, तब जो है कोई अंग्रेज नहीं था यहाँ पे, है ना। तो हमारे यहाँ के शब्द हैं ऐसे। हालांकि हमारी जो भाषा है, बाय द वे, अगर आप सिर्फ 3 स्टेप में जो है आप कोई भी भाषा सीख सकते हो। अगर आपको हिंदी मतलब संस्कृत टाइप की भाषा आती है तो, क्योंकि सारी भाषाएं जो वो लिंक्ड हैं, तो सिर्फ तीसरे स्टेप पे जो है वो कोई भी भाषा, चाहे जर्मन हो, आप मतलब समझ सकते हो फर्राटे से किसी भी शब्द का अर्थ। लिथुआनिया टाइप में तो खैर सारे ही समझ जाओगे, उधर तो अखबारों को भी दैनिक बोला जाता है। एक मरियम वेबस्टर नाम का एक प्लेटफॉर्म है,
और डिक्शनरी है हाँ मतलब हाँ उन्होंने इस साल का एक शब्द दिया है गैस लाइटिंग। हाँ, तो वो भी गैस लाइटिंग, वैसे अगर आप देखें इसका लिटरल मीनिंग, मैंने 2-3-4 साल पहले ही पहली बार शायद ये शब्द सुना था, 4 साल हुए होंगे शायद, पर इसका लिटरल मीनिंग कितना बड़ा वैसा है अजीब सा, मतलब आप गैस और लाइटिंग अगर सोचें, लेकिन असल मीनिंग ये है कि आप किसी को इस तरह से इमोशनली मैनिपुलेट करें कि उसको अपनी ही क्षमताओं पे शक हो जाए, या वो अपनी सब कुछ अपनी ही गलती मानने लगे, अपने आप पे डाउट करने लगे। तो वो रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत गैस लाइटिंग इस्तेमाल होता है। दूसरे के उसका दुरुपयोग आत्मविश्वास भी को- बहुत होता है गैस लाइटिंग का। हाँ, मतलब मिसयूज बहुत होता है। मिसयूज हाँ, बहुत होता है। लोग शब्द कहते का। हैं कि आप मुझे गैस लाइट कर रहे हो, और कर आपको रहे हैं। हकीकत बता रहा हूँ आपकी, आप कमजोर हो भाई साहब। हाँ, एक आदमी लगातार एक ही तरह के मिस्टेक किए जा रहा है, और हाँ, मतलब आप कई बार- उसको बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो, और एक दिन आप कहते हो कि यार आपसे नहीं होगा, वो बाहर जाके कहता है बॉस तो यार मैं तो गया उनसे शिकायत करने, वो तो गैस लाइट कर दिया हमको, क्या हुआ, वो तो कह रहे हैं कि हमारी गलती है सब, उनकी कोई गलती नहीं है, आपके यहाँ माहौल बड़ा टॉक्सिक है, ये सब वर्ड चले हुए हैं। टॉक्सिक। टॉक्सिक क्या हुआ? टॉक्सिक डांट देते हैं लोग। हाँ, अरे भाई साहब जूता नहीं मारा है आपको। नहीं कहते ह्यूमिलिएट। हाँ, ह्यूमिलिएट भी एक है। टॉक्सिक हो गया है एनवायरनमेंट इज टॉक्सिक बिकॉज आई वाज ह्यूमिलिएटेड। एंड माय सुपरवाइजर इज गैस लाइटिंग मी। क्या करेगा? तुमको तो सही में लाइटर लेके पंच लाइटे हो तुम। हाँ, अपन यार कभी इतना कष्ट से जीवन में कुछ करके आदमी, आप लोग साला बचपन से सब कुछ मिला हुआ आपको फोकट में, और आपको जैसा ही कोई मिलता है आदेश देता हो, आपको लगता है यार ये आदमी नहीं, और रंगे हाथ पकड़ के कहेंगे सो व्हाट। हाँ एक ये और आदमी है। तो टॉक्सिक है। अच्छा, वो इस बार इसलिए मेरा मन करता है कभी कभी दफ्तर को ना किसी छोटे शहर में ले जाऊं, जहां पे लोगों की ना कुछ करने की इच्छा होती है, उनकी अभी भी इच्छा जगी हुई है। क्या कुछ हसरत ये तो है उनकी। हाँ, ये जनरेशन जो आती है ना, जो कहती है कि यार आपने मुझे गैस लाइट कर दिया। इस बार जो गूगल सर्च के जो वेब ने जो गूगल रिजल्ट जारी किए हैं, सबसे ज़्यादा जो शब्द कीवर्ड सर्च किए गए हैं, कौन मोड था वो? गैस लाइटिंग वाले वही हैं जो गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड। हाँ हाँ, ये सब मोड में हाँ, रहते हैं, गैस लाइट हो जाते हैं और कहते हैं कि गॉबलिन टू toxic है। गैस। इंडियन प्रीमियर लीग गूगल सर्च में पहले नंबर पर रहा, दूसरे पर कोविन ऐप, तीसरे पे एक फीफा दिन वर्ल्ड ताऊ कप। इस टीम को ले करके तमाम दफ्तरों से जो नए बच्चे हैं इन सबको ले चलना चाहिए आलू खेत में, सबका तसला दे, कहा जाए आलू बीनो, ट्रैक्टर या हल चलवा कहा जाए आलू बीन के आपको मिल के बाहर एक जगह पे रखना है, इसको बोरे में बांधना हमने तो जाएगा। खोदा भी है खुरपी से, खोद के। तो आपके 2 घंटा केवल आलू की बिनवाई करा लीजिए लोगों से, सब गैस लाइट निकल जाएगा। गैस जितना दिमाग भर गया है सब खत्म, और एक नई मून लाइट इनके पीछे जो है सत्यभामा हो जाएंगे, अस्वस्थामा से ये सब। वो जो औरा जो बनता है औरा सर के- बनता है। सर के पीछे वो लेके आ रहे हैं। तो गूगल पे जो सर्च हुए, आईपीएल सबसे पहले, कोविन ऐप तीसरे पे, फीफा वर्ल्ड कप चौथे और पांचवे पे एशिया, और फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अब देखो बस आईपीएल कोविन से भी ऊपर था, जीवन जीने मरने से भी ऊपर है आईपीएल। और फिल्मों और में वो- ब्रह्मास्त्र और केजीएफ। घर घर तिरंगा भी था। हाँ, हाँ, टॉप 10 में। ब्रह्मास्त्र और केजीएफ फिल्मों में ये थे। रेसिपी की कैटेगरी में पनीर और उसके आसपास की जो हाँ, और रेसिपी, पाकिस्तान में पेल के कबाब की रेसिपी सर्च हुई है। आटा खत्म है, कबाब सर्च करो। फॉरेन एक्सचेंज बचा आटा नहीं है। खत्म है। आईएमएफ के सामने कह रहे हैं थोड़ा कुछ दो। ईद में मुआवजा नहीं और बाकी 11 महीने आटा नहीं, कबाब सर्च हुआ पाकिस्तान में पेल के। सरकारी योजनाओं में अग्निपथ योजना और कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, और वर्डल, हाउ टू प्ले वर्डल, ये भी जो है टॉप 10 सर्च में था, वो शामिल था। लोगों ने उसको समझने के लिए कि कैसे करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली हस्तियों में नूपुर शर्मा रही। वो ऑफलाइन व्यू सबसे ज्यादा खोजी जा रही है। गूगल नहीं बताता तब भी सर्च वही हो रही है। यही है किस्मत, और जीवन भर उनको कुछ लोग खोजते ही रहेंगे, क्या करें। और उनके बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, और ललित मोदी और सुष्मिता सेन भी जो है खूब सर्च किए गए। तो ये जो गूगल सर्चेस हैं, अनाउंसमेंट के बाद। हाँ,
अलग अलग नहीं हाँ, सर्च किए गए, हाँ साथ में, लेकिन उनकी हाँ, घोषणा और छवियां आने के बाद हाँ। तो और पनीर सर्च करने वालों के लिए दूसरे कोई के सलाह फटे है? में टांग अड़ाना हिंदुस्तान की ऐसी बढ़िया वो है, नहीं तो अच्छा 2022 ये। में इन दोनों को ढूंढने खोजने वाला कोई नहीं था, कोई कारण नहीं है, लेकिन भैया- सडनली टॉप 5 में। कोई कारण नहीं कि आप इन दोनों में से किसी को भी खोजें। वो फिल्में नहीं कर रही, वो क्रिकेट नहीं कर रहे हैं, क्यों खोज रहे हो भाई? लेकिन नहीं, अच्छा ई, अच्छा उई, अच्छा यह तना है ना, इसी पूरा देश जो इसी में बर्बाद है। देखो देखो सुस्मिता का देखो। ज्यादा लोग कह रहे थे ललित पान को विलास वाले के साथ भाग रही है। हाँ कहे यार देखो, लेकिन रंग इतना चटक दोनों अलग है? रंग देखिए आप एकदम दोनों का, प्यार है लेकिन भाई साहब। लेकिन आधे आदमी यही कह रहे थे कि काहे हाँ काहे, पैसे के लिए इतना गिर जाओगे। हाँ तौबा। अच्छा वैसे ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं उन लोगों को जब जो करना हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। होए तो जैसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि वो एक मजाक था भाई। हाँ मौज मौजा ही मौजा। वैसे ये वर्ड ऑफ द ईयर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? क्योंकि भाषा के स्तर पे थोड़ी सी ये वो बनाता है। अरे भैया गूगल भी तो ये रेंजर करेगा ना। अब वो सर्च इंजन है तो सर्च का ही करेगा ये रेंजर। नहीं सर्च नहीं, हम ये न्यूज़- ऑक्सफोर्ड जो वर्ड ऑफ द ईयर चुनता है ये वाकई मतलब वो सबको लगता है। देखो क्या ऑक्सफोर्ड को होता लगता है कि ऑक्सफोर्ड को लगता है कि हम भाषा की दुकान के सबसे बड़े हाँ। सबसे पुराने टाइम जागीरदार हैं। मैगजीन कहता है पर्सन ऑफ द ईयर, हाँ मैकडोनल्ड्स कहता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। वो भी फोटो लगा देता है हाँ। दुकान में। ये सब चोचले हैं। नहीं, अब एक- ऑक्सफोर्ड सब सोचिए ना आप, ऑक्सफोर्ड को अगर वो मतलब ऑक्सफोर्ड कर क्या रहा है, साल में एक शब्द बता रहा है, वो भी बताना बंद कर देगा तो जो उनकी जन्मेजता है भाषा पे, खास करके आंग्ल भाषा पे, वो कहाँ जाएगी फिर? और क्या होता है, अब तो डिक्शनरी का मतलब है गूगल, उसको भी तो रेलेवेंट रहना है ना। तो ये पारंपरिक रूप से पहले से करते आए थे, अब साल में एक बार खबर में आ जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है भाई साहब, वो वर्ड ऑफ द ईयर निकालते हैं, उन्होंने फलाने वर्ड को शामिल कर लिया अपनी डिक्शनरी में। और वो भी खबर बनती है कि अब ये शब्द जो है वो डिक्शनरी में शामिल हो गया। अरे भाई साहब डिक्शनरी तो दिखाओ। है कहाँ? हाँ मैं खरीदता हूँ उसमें होता नहीं है। नहीं, हमने जो पहले खरीदी थी वही चल रही है। अब इतनी आदमी अंग्रेजी बदलने की जरूरत क्या है? गूगल और को क्या? पूछता है हाँ कि भाई गूगल इसका मीनिंग क्या है। गूगल बता देता है उसमें डिक्शनरी। लेकिन मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा, और खासतौर से जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया, ख्याली मखलूक जो आपने हाँ बताया था ना। बहुत सही। खलाई खलाई मखलूक, खलाई खलाई खलाई। मखलूक, खलाई मखलूक। बहुत ही बढ़िया। एलियंस। ये इस बात में मैं पाकिस्तानी लोगों की क्रिएटिविटी को, हाँ। आप अगर उनके न्यूज़ डिबेट्स को देखें तो वो सेना को सीधे गाली नहीं दे सकते या कुछ निंदा भी नहीं कर सकते, उन तरीके ईजाद किए। तो उन्होंने तरीके ईजाद किए कि खलाई मखलूक की आवश्यकता तरफ से आविष्कार ये की जर्नी order आ गया। यहीं से आया है। अब वो उस वर्ड पे आप कुछ नहीं कर सकते, लीगली जो है वो कह सकते हैं कि ये एलियन ने कर दिया। इस तरह वो से कह रहे वो, कि ये वर्ड एल है। हाँ तो वो जैसे इनके बारे में बोल देते हैं, खान साहब के बारे में बोल देते हैं, है ना, इमरान खान, उनकी बीवी, तो वो कहते हैं कि पीरनी का फैसला होगा, मुर्शिद ने किया होगा। है ना? तो क्या कर सकते हैं आप। वो भी तो वहाँ तो कुछ भी टीवी पे चल जाता है। वो किसी एक ने बोल नहीं दिया था उनके ऑफिशियल टीवी पे कि वो मेरे हाथ पकड़ के ले गए वहाँ, और उनके बारे में इमरान खान ने मुझसे ये कहा वॉशरूम में ले जा करके, बोले मैं किसी पठान के साथ वॉशरूम में जाने की हिमाकत नहीं कर सकता। तो वो टीवी पे बोल गए। लेकिन वहाँ एक शब्द है तैयारा, ना कि भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान के आसमान, पाकिस्तानी सरजमीन पर आने की हिमाकत की। वो वहाँ के विमानों को कहते हैं ना, विमान भारतीय तैयारा यहाँ भी विमानों को कहते हैं। हाँ। उर्दू का शब्द जो हाँ है उर्दू विमान के लिए तैयारा, तैयारा। हाँ। तो वो मैंने वहाँ उनके में सुना, वो भी बड़े अच्छा हाँ। शब्द लगा। सैयारा, सल्यारा, तैयारा, ये सब आसमान में कायम है। एक कानपुर में एक शब्द और चलता है, एक बार कोई लड़ाई हो गई स्कूल के गेट पर, तो अगले दिन जो है खड़ा किया, जो उसमें सम्मिलित एक दो छात्र थे, टीचर ने पूछा कि भाई कल जो बाहर जो लड़ाई हुई तो तुम वहाँ मौजूद थे? बोल नहीं गुरुजी, हम तो पिलौसी शुरू होने के पहले निकल गए थे। पिलौसी बड़ा खूबसूरत शब्द है नहीं इसमें, ये चंदौसी सा फील है इसमें पिलौसी। हाँ। फिलोसी माने पेलने से बना है। पहले मतलब हाँ, पिलौसी से पिलौसी। पहले निकल लिए थे हम।
तो बहुत ही बाकी फिटनेस बॉक्स में ना बुलाया जाए। हाँ कहें थे तो 12-20 तक थे, ये जो है ना 12:30 पे हुआ है। कहना नहीं 12:30 पे नहीं 12:35, क्या बात करो 12:30 पे हुआ, हमको पता है, लेकिन हम 12:20 पे निकल गए थे। एक शब्द और है, मतलब वो शब्द बहुत ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो शब्द हिंदी की डिक्शनरी में चूसना है, बड़े ऊ की मात्रा है, पर उस पर छोटी ऊ की मात्रा लगाकर चूसना जब बोलते हैं तो वो इस्तेमाल होता है 3 कॉन्टेक्स्ट में, पैसा, मनी और बैटरी। तो बैटरी, कार की बैटरी ख़राब हो गई, कार स्टार्ट होना बंद हो गई, तो मैं गया मैकेनिक साहब के पास, मैंने कहा यार ये बंद हो गई गाड़ी, कह रहा आपकी बैटरी चुस गई। या फ़ोन पे कहते हुए मैंने लोगों को सुना कि यार तुमने मेरे 1200 चुसवा दिए। हाँ, तो पर जूस भी चूस सकता है। खूबसूरत आपने चूसा, हाँ पर वो चूस गया। हाँ चुस गया, हाँ ना, तो वो हम चाह नहीं रहे थे, हाँ, तो वो हम बड़ा- सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वही वो है उसमें। चुगत तो है ही, बड़ा अच्छा शब्द है चुगत, चुगत की। देखिए ना, देखते देखते पूरा साल ही चुस गया है। हाँ, साल नहीं, आप सोचिए अगले महीने 2023 आ रहा है, 2019 को 4 साल होने वाले हैं। सिर्फ ये सोच के देखिए आप, कोई आइडिया नहीं कि कैसे गया ये। 4 साल 2019 को होने वाले हैं, बीत गया। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिनके 4 साल पूरे हुए वो बधाई के पात्र भैया। कितनों के जो है वो टंग गए हैं, माला चल गई। हाँ, 4 साल आपकी जिंदगी से डिलीट हुए, यहाँ तो लोग डिलीट हो गए। लोग डिलीट हो गए। एक और वो चलता है आदमी हो कि पैजामा, मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया, मतलब ये किस संदर्भ में है कि आदमी हो या पैजामा, पैजामा फैलता ज़्यादा है या क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन आदमी हो या पजामा, क्योंकि पजामा की कोई क्रीज नहीं है, कोई मियाद नहीं है, कोई उसका एक डिफाइन वो नहीं है, बिना प्रेस किए पहन लिया। उसमें सिलवटें भी हैं घुटने के नीचे, उसमें लाइनें रिब्स बन गई हैं, है ना, कहीं से भी आप बांध लेंगे, कहीं पे भी आप खोल लेंगे, ना चेन है कुछ, बहुत ही। तो कहे आदमी पजामा है, कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, कोई आपको ये थोड़ी कहेगा आदमी हो कि पैंट हो, क्योंकि पैंट विन्यासित है, बेल्ट लगी है, काज है, एक चेन है, 2 प्लेट सामने है, 6 काज है जिनमें से बेल्ट डाल रखी, 2 कट वाली जेब है, पीछे बटन वाली जेब है, तो है ना, क्रीज बनी हुई है, मोहरी है भाई साहब, सब फिट है एकदम। पजामे में कुछ है ये नहीं। और जाहिर है कि ये जो कहा गया है पजामा, ये अली गली पजामे के लिए कहा गया है, इसका चूड़ीदार से कोई ताल्लुक नहीं। एक बिहार के एक साथी हमारे वो बता रहे थे, उनसे बात कर रहा था कि उनके यहाँ बहुत सीधे भोले लोगों को कहते हैं भुई तक्का। भुई तक्का, हाँ, कितना सही है ना, जमीन देखने वाला है ना, भुई तक्का। हाँ, उनको कुछ भी कहते जमीन देखते रहते हैं। भुई तक्का तो बड़ा सुंदर शब्द लगा मुझे, भुई तक्का, बार बार बोलने का मन कर रहा है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब कुछ क्षेत्र विशेष का होगा। क्षेत्र विशेष का होगा, हम भी सुना पहली बार, लेकिन मजेदार है। एक शब्द है, मैंने मुझे उसका असल मीनिंग नहीं मालूम, पर मैंने हमेशा उसको ईयरबड के लिए ही इस्तेमाल किया है, और पिछले कुछ ही साल से फुंतड़ू। हाँ, फुंतड़ू ये बाबा भी बोलते हैं, बोल हाँ, चुके मैं भी हैं। बोलता हूँ ईयरबड, जो कान में, मतलब ये जो आपके ईयरफोन्स वाले जो ये होता है प्लग उसका, तो वो है क्या? फुंतड़ू मतलब फोन नहीं, फोन बोलते हैं, फोन तो होता है, क्योंकि फोन को जब आप उर्दू में लिखते हैं तो ओ और ऊ की मात्रा ऐसा कुछ होता नहीं। उर्दू मतलब बहुत ही अपरिष्कृत भाषा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड ही नहीं हो पाई अभी तक कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग उसको फोन बोलते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बोलते हैं टेलीफोन। तो फोन तड़ू, मैं तो यही सोच सकता हूँ। नहीं, हाँ, ये लेकिन एक्चुअली फुंतड़ू चला रहा है, और फुंतड़ू ऐसा नहीं किसी कि भी शायद उसी को अजीब बोला चीज जाए। के लिए होगा ये। उसी के लिए नहीं है, मतलब किसी भी धागेदार चीज के लिए है बेसिकली, है ना, कि फुंतड़ू खींच लो तो वो पजामे फुंतड़ू लटक रहा है, इसको अंदर कर लीजिए, है ना, कि फुंतड़ू लगाए घूमते रहते हो, किसी ने कट लो बेटा। तो फुंतड़ू के कई मायने हैं। अब फुंतड़ू दरअसल किसी ये फुनगी ऐसी लहराती चीज़ के लिए है, एक्सटेंडेड चीज़ के लिए है, जो हम जितना इसको इस्तेमाल कुछ हवा में लहर रहा हो, लटक रहा हो, वो फुंतड़ू फुनगी के है ना, फनफना रहा है, उस तरह से है अपना। सर्पेंटिसाइटिस रहता है ना, लीड होता है। ये भी अच्छा शब्द है, वर्ड ऑफ द ईयर। हम लोग भी एक वोट करा लेते हैं। अच्छा, मैं वो ताऊ अभी कहीं फेसबुक पिछले साल का तो नवैयत था। फेसबुक पे अभी कहीं देख रहा था, एक ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो बड़ा मज़ेदार मुझे लगा आपको इंटरेस्ट करेगा। तो जिन्हें नाज है हिंद पर कहाँ है, किसी ने लिखा था, कि एक पोइट ने लिखा है, तो उसमें लिखा हरियाणा का कवि कहेगा इस पर, जिन्हें नाज है
जिंद पर वो कहाँ है। और पंजाब का कवि कहेगा जिन्हें नाज है पिंड पर वो कहाँ है। फिर बुंदेलखंडी आएगा, वो कहेगा जिन्हें नाज है भिंड पर वो कहाँ है। तो बढ़िया है ये भी। लेकिन अनुवाद की जो समस्याएं हैं थोड़ा सा उस पर भी, मतलब चूंकि शब्दों में आ गए हैं तो, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को नीली बाहों वाला मजबूत आदमी या ग्रीन मैंगो मोर वगैरह हमने सुना है। नहीं, हमने इसका फुंदुलू का नाम रखा था कर्ण पल्लव स्वरकपट। कर्ण पल्लव स्वरकपट, स्वरक पट। अच्छा, कर्ण वल्लभ स्वरक। कर्ण पल्लव में जो फंस जाए वो स्वरकपट, कर्ण पल्लव स्वरकपट है। ये वैसा लग रहा है वो गोल पिंड लंब दंड, हाँ उस टाइप का प्रतियोगिता। तो वही उसी टाइप बनाया लहूपत गामिनी। फिर हमको लगा कि अपने मुंह पे क्या थूकना। आपने रेफ्रिजरेटर का अनुवाद किया है कुछ? रेफ्रिजरेटर का कुछ अनुवाद? शीतक वो पहले बनाया था हमने, बस छोटा सा रख के। ये करना चाहिए वैसे, इंटरेस्टिंग है। मेरा एक दोस्त भी करता था, वो उसने वो जूते खरीद के लाया, मैं कह रहा किस ब्रांड के? मैंने कहा वुडलैंड के। थोड़ी देर आसमान में देखता है, फिर बोलता है लकड़ भूमि। लकड़ भूमि। हाँ। हमने वैसे बहुत सारी चीज़ों की इन पे हम हंसते हैं कि क्या है गोल पिंड लंब दंड टाइप का। हकीकत यह है कि अभियंता जबरदस्ती का वर्ड है। हाँ ये तो है ना। संपादक तो ठीक है, उप संपादक, उप सह संपादक, सब जबरदस्ती के वर्ड है। और आप देखो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या फर्क है भाई? हाँ, प्रधान सचिव और वो सचिव क्या है ये? हाँ। प्रधान और मुख्य में क्या होता है फर्क? नहीं, और ये मतलब सचिवालय में भी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। वो उधर परेशान है साहब। अब उर्दू वाले देखो, वजीर आला और वजीर आजम दोनों एक ही चीज होता है। हमने डिफाइन कर लिया, नहीं आजम उसको बोलेंगे, आला इसको बोलेंगे। तो आला तो हो गया आजम से छोटा, तो आला हो गया मैनपुरी में, आजम जो है मुख्य हो गया प्रधान से छोटा, है ना। तो मुखिया प्रधान से छोटा होता है। ऐसा कुछ हम क्यों नहीं, जब हम विदेशों से ले रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर ले लेते। अब प्रेसिडेंट बना दो, अपना तो प्रेसिडेंट हो ही गया है बिना कहे सुने, वैसा बना दो। आप अमात्य नाम रख देते, अमात्य। तो हम ना अभियंता, बहुत सारे सरकारी जो पद है देखना आप दफ्तरों में, अवर, वो क्या होता है? अवर इसके लिए जो अतिरिक्त प्रभार जिसके पास हो, एडिशनल जो होता है। सब जज जो होते हैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। हाँ, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। अतिरिक्त ये तो निकालना, ये आयुक्त अतिरिक्त है कि अतिरिक्त पुलिस है उसके आयुक्त है? क्योंकि उधर लिखा हुआ है एडिशनल। अब जोड़ से इनको कुछ मिल नहीं रहा था, इन्होंने कहा अतिरिक्त। वरिष्ठ अधिशासी अभियंता। अरे भी केरला में मैंने वो देखा, कुछ था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो उनको नहीं आती होगी हिंदी में, उन्होंने ऐसा कुछ लिख रखा था, वाटर ट्रीटमेंट था या टी ट्रीटमेंट प्लांट था, कुछ ऐसा था। तो उन्होंने ऐसे लिख दिया था कि जल इलाज संयंत्र, ट्रीटमेंट को इलाज कर दिया था। सही, गूगल से किया है। हाँ। ये एक बार हुआ था कि कंप्लीटेड और फिनिश्ड दोनों में क्या फर्क है? जब से ये राजभाषा का पर्व पखवाड़ा मनाया जा रहा है, हमको लगता है हिंदी की बहुत दुर्गति हुई है। वो एक वरना इस तरह के बोर्ड देख के हम तो राजभाषा अधिकारी की नौकरी खा जाए हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में। तुम्हारे यहाँ से जो पब्लिसिटी मटेरियल जा रहा है लोगों की भाषा में, उसको तुम क्या चेक किए हो? ये अंग्रेजी को वर्जित करने का पता नहीं क्या एक ऑब्सेशन है। हिंदी का मतलब अंग्रेजी को वर्जित करना थोड़ी है। तो मैं बता रहा था कि एक लिंग्विस्ट सारे बैठे हुए थे एक जगह, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी लंदन में, तो उसमें ये हुआ कंप्लीटेड और फिनिश्ड के बीच अंतर बताना है खूबसूरती। तो बहुत लोग आए, ट्राई किया, बट वो कन्विंस नहीं कर पाए। तो एक जावेद हसन साहब आए और उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप शादी करते हैं एक बहुत खूबसूरत महिला से, जिसके साथ आपका जीवन बहुत ही सरल रहता है, खुशनुमा रहता है, तो आपका जीवन कंप्लीटेड है। फिर आप एक ऐसी महिला से मान लें, फ़र्ज़ करें कि शादी कर लें कि जिसके बाद जीवन नरक हो जाता है, तो फिर फिनिश्ड है। और अब फ़र्ज़ करें कि आप शादी के बाद किसी और महिला के साथ हैं और आपकी पत्नी देख ले, तो आपका जीवन कम्प्लीटली फिनिश्ड है। तो उनको अवार्ड दिया गया बाद में। तो ये हुआ। वो शादीशुदा थे। वो ये वैसे ये एक अनुवाद मैंने देखा था कि वो सड़क पर गोलियां चल रही थीं
का अनुवाद किसी ने किया था कि टैबलेट्स वर वॉकिंग ऑन द रोड। वाह, गोलियां का मतलब उन्होंने टैबलेट्स निकाला था, और चलने का मतलब मैंने गूगल से किया। गूगल आजकल ये बहुत संवेदनशील होता है ना कि भाई गोलियां का मतलब बुलेट ही क्यों, हिंसा नहीं जानी। जितने भी फ्रेजेस हैं उनके अनुवाद में मज़ा आता है, लेकिन मैंने बड़ा इन्जॉय किया है जब भी अनुवाद किया है कि आप कैसे वो कल्चरल सेंसिबिलिटी, अलग कल्चरल सेंसिबिलिटी से अंग्रेज़ी में कोई बात लिखी गई उसको हिंदी में कैसे उसका तर्जुमा करें कि बात छोटे शब्दों में हो जाए। लेकिन भाई हम बताते थे जो उसमें है कि मैरिज ऑफ डॉटर, तो उन्होंने अनुवाद किया शादी की लड़की। लड़की की शादी नहीं। मेरा एक बहुत मज़ेदार पास टाइम है, गूगल ट्रांसलेट में आप एक सेंटेंस डालिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, फिर उसको इसमें ट्रांसलेट कीजिए, फिर इसको उसमें ट्रांसलेट कीजिए, पूरा बदल जाता है। ये वैसा है, ये एक एक्सरसाइज क्लासेस में टीचर्स कराते थे कि ये कितना राजनीतिक कान में लोग बीजेपी से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से सपा में गए, सपा से वापस बीजेपी में आए। तो वो एक एक्सरसाइज है एक क्लास में कि टीचर ने एक वाक्य कहा सबसे आगे बैठे एक बच्चे के कान में फुसफुसाकर, और कहा कि अपने बगल वाले को कहो, फिर बारी बारी से वो कहो, और जब आखिर में चाइनीज विस्पर्स, तो आखिर में वो कुछ और ही वो कुछ और गेम खेला जाता है, लोग खेलते हैं, मतलब सभी लोगों में जनवासे में भी खेल लेते हैं। पता नहीं कैसे खेलते हैं। अरे वो दो दोस्त आपस में बात भी कर रहे थे कि यार मैं ना, एक ने कहा मैं ईंट का जवाब शाखा में हम लोग एक गेम खेलते थे, है ना, कि आपको एक क्रांतिकारी का या एक योद्धा का या एक स्वतंत्रता सेनानी का, एक महापुरुष का नाम लेना है, दूसरे वाले को आपका वाला भी नाम लेना है और अपना भी एक नाम देना है, और ये सर्किल में चलता था। तो जिसका नंबर 12वां 15वां होता था उसके लिए तो सामने बैठे कि तिलक, बोस, भगत सिंह, यही कौन रहा यार, पटेल अम्बेडकर पटेल। बढ़िया है, अच्छा है। तो बहुत फंसा हुआ होता था। और उसमें जो सबसे पहले नाम बताता था ना, उसमें उसके साथ नरक तब होता था जब सर्किल उसके पास आ जाता था। 360 ट्रेवल करके जब बैठन आती थी तो उन्होंने पहले बता दिया विवेकानंद। अब उसका अब चुप बैठे हुए हैं, चल रहा है, बाकी लोग अक्ल बक्ल कर रहे हैं, पता लगा यार 13वें के बाद 14वां नंबर आपेगा था। अब 13 बताओ। तो वो हमने शाखा के स्कूल में प्रवास के, गर्मी के प्रवास में सिर्फ इशारे वाली भाषा सीखी। अच्छा, तो पूरे सेंटेंसेस जो है वो इशारे से, बाय द वे वो मूक बधिरों के लिए नहीं है, वो एक गुप्त तरह की भाषा है, कूट भाषा है, जो कि आप कहीं खड़े रहकर दूसरा आदमी आपको ऑब्जर्व कर रहा है और पूरा का पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, वो नोट कर रहा है। जैसे स्काउट्स को कुछ स्किल्स सिखाई जाती है, वैसे ही स्काउट्स वाले भी बहुत सारी, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हुई हैं उस दौरान स्काउट और एनसीसी, एनएसएस, इन सब के ऊपर ठीक ठाक हो रहा है। रूमाल बांधना, कई अलग अलग तरह की गांठें, और बिल्कुल कैसे रस्सी को खोल सकते हैं, कैसे रस्सी को बांध सकते हैं, अलग अलग तरह की गांठें। स्काउटर की किताब में हम सबसे पहले बचपन में पढ़े थे कि शिवलिंग का मुंह हमेशा उत्तर की तरफ होता है। तो अगर आप किसी गांव में हैं और आपको दिशा ज्ञान करना है तो किसी शिवालय में चले जाइए, जिधर अर्घे की नाली होगी वो उस तरफ उत्तर है, बस आपका कंपास। तो अब चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं, पर उसके पहले एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आज मतलब आप लोग जब ये एपिसोड सुनेंगे 3 ताल का, तो शनिवार होगा, और उसके अगले दिन रविवार को स्टोरी बॉक्स की एक नई कहानी आ रही है। उसका नाम है हमें ऐसे हुई मोहब्बत, और ये रोमांटिक स्टोरी उतनी नहीं है जितनी कॉमेडी की स्टोरी है। ये लखनऊ के गलियों की किरदारों की एक मज़ेदार कॉमेडी कहानी है। चूँकि मैं रिलीज़ होने से पहले सुन चुका हूँ, तो उसमें इस तरह का है कि रिश्ते के लिए आप जाएँ, लखनऊ में हुआ है, मोहब्बत है उसमें, तो रोमांटिक तो होगा ही नहीं, कॉमेडी ही होगा। तो उसमें है कि लड़की वालों के आप घर जाए ना, तो आपको ना मैंगो शेक का एक गिलास पेश किया जाता है। अब आप मैंगो शेक पीते हैं, पर उसकी तलछटी में ग्लास में कुछ काजू, कुछ ड्राई फ्रूट रह जाते हैं। तो अब आप क्या करें? क्या ये बदतमीज़ी करें कि ग्लास को उठा के पीछे से थपकी मारें हाथ से या फिर शादीशुदा ज़िंदगी के नाम पे कुछ काजू छोड़ दिए जाएं? तो यहाँ से वो कहानी शुरू होती है। बड़ा अच्छा सा मेटाफर है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पर रविवार को वो आ रही है, स्टोरी बॉक्स, जमशेद कमर सिद्दीकी वो शो करते हैं हमारे यहाँ। उसको मेवे छोड़ दिए ताकि लोग फंस जाएं। हाँ, मेवे छोड़ दिए। पहली चिट्ठी आज की 3 तालियों में। नहीं, ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। ले ले ब्रेक, ले ले। एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर चिट्ठियाँ। आज तक रेडियो पर 3 ताल सुन रहे हैं आप ताऊ बाबा सरदार के साथ, और अब न्योता वाले श्रोता की बारी चिट्ठियों की।
हमारे लिसनर्स की चिट्ठियाँ। पहली चिट्ठी कार्तिक चंद, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। मुझे लगता है शायद पहली चिट्ठी है उनकी। सबसे पहले ताऊ बाबा और सरदार के हमार नमस्कार। हमार नाम कार्तिक चंद ह, हम गोरखपुर जिला के रहे वाला हई और ई हमार पहली चिट्ठी ह। हमारे यहाँ की भोजपुरी कुछ ऐसे ही बोली जाती है। इस भोजपुरी या टाइपिंग में कोई मिस्टेक हुई हो तो इसके लिए माफ़ी। आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहा था कि नितिन भाई ने 3 ताल के 100वें एपिसोड की चर्चा की, तो मन में आया कि थोड़ा सुन के देखते हैं। और सुनने के बाद से ऐसा लगा कि तीनों अपने ही बीच के लोग हैं। फिर क्या था, तब से मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। आपका देसी अंदाज में ज्ञान देना और चर्चा करना मन को खूब भाता है। आप तीनों की बातें, आपके अंदाज पत्नी से अक्सर साझा करता हूँ और अब मेरी श्रीमती भी 3 ताल की नियमित श्रोता हैं। अभी तक जेल से कोई नाता नहीं हुआ है और फुटबॉल में मेसी, रोनाल्डो, नेमार के अलावा ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कुछ लिखूं। पर पिछले अंक में चर्चा गोलगप्पे की हुई तो बता दूं कि हमारे यहाँ मटर के छोले वाला ही बनता है। दिल्ली का आलू वाला हमें भी नहीं भाता। पास के चौक पर फुल्की 3 रुपए का 10 पीस था। उसकी यात्रा, अब वो यात्रा करते हुए 10 रुपए के 6 पीस तक आ पहुँचा है। हमारे यहाँ पहले सोनू चाट एवं फुल्की का बोलबाला था और अब पिछले 4-5 सालों से झांसी के फुल्की वालों का कब्जा है। ये आजकल हर कई जगह हुआ है, जिनका ठेला छोटे बच्चों के ट्यूबलेस छोटे चक्कों पे टिका रहता है। बाकी ये पहला पत्र है, शामिल होगा ऐसी आशा है। आगे भी पत्र लिखता रहूँगा। कार्तिक चंद, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। वाह कार्तिक भाई, आप लिखे तो देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शुक्र तो है ही। हाँ, शुक्र तो है ही। और आप आए। माघ पूर्णिमा के बाद आया कार्तिक। लेकिन ये है बाबा, ये आइसक्रीम मेवाड़ का होता है। ये वाले झांसी के होते हैं। सिकंजी सारा ही मोदी नगर का होता है। ये तो है। एक हमारे बेंगलोर में मैंने मेवाड़ आइसक्रीम देखा है। वहां पे इतनी गर्मी में अमृतसरी कुलचे होते हैं। हमारे एक दोस्त असद अली बीबीसी में हुआ करते थे और अभी भी शायद होंगे बीबीसी उर्दू के साथ में। तो वो एक किस्सा सुनाते थे कि लाहौर में मशहूर पेशावरी कुल्फ़ी और फलूदा, इसके तमाम सारे ठेले। और एक बार वो पेशावर गए तो वहाँ पे लिखा था लाहौर की मशहूर पेशावरी कुल्फ़ी। तो यही जो संकरण होता है ना, लोगों को लगता है कि कोई एक नाम जोड़ दो तो जैसे कई बाबाओं को देखा है, श्री श्री पूज्यपाद अवधेशानंद जी महाराज नैमी शाहराना वाले। हाँ, कराची का हलवा कराची में दिखता नहीं है। हाँ, तो कराची का हलवा कराची में नहीं मिलेगा। और ये मतलब झांसी गोलगप्पे, डोडा बर्फी डोडा में नहीं मिलता। डोजा तो अफीम के खेत में होता है। डोजा की बर्फी बनने लग जाए, अफीम का डोजा बिकता है राजस्थान में, सारी टैक्सियाँ उसी से चलती हैं दिल्ली में। वो डोजा की बर्फी बनने लग जाए तो कमाल ही, मतलब फिर तो जश्न ही जश्न है फिर। लेकिन बढ़िया है, आप चिट्ठी लिखिए और आगे भी आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। खगेंद्र महतो की अगली चिट्ठी है, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड से। जोहार, नमस्कार, जय हो। एपिसोड 111 में मेरे प्रथम पत्र को शामिल किया गया, इसके लिए धन्यवाद। सरदार की आवाज़ में अपने पत्र को सुनकर वो अनुभूति हुई जो अपनी प्रेमिका से आई लव यू टू सुनकर होती थी। मज़ा आ गया भाई। अपनी धर्मपत्नी को पॉडकास्ट का ये वाक्यांश सुनाया, जिसे सुनकर वो भी खुश होकर बोली कि हिंदी भी अच्छा लिख लेते हो। एपिसोड 111 में फीफा विश्व कप पर चर्चा हुई और बाबा ने अर्जेंटीना के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया। इसी क्रम में मैं भी ये कहना चाहूँगा कि सऊदी अरब से अर्जेंटीना की हार देखकर मैं काफ़ी उदास हो गया था और इस दौरान मेरे मित्र मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये दौर अर्जेंटीना के अगले मैच पर उसकी जीत के बाद ख़त्म हुआ। आज जब ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, अर्जेंटीना राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस बात की बेहद खुशी है, पर बेशक मेरी चिट्ठी को सरदार के द्वारा पढ़े जाने से ज़्यादा नहीं। बाय द वे, अभी आज शुक्रवार के दिन अर्जेंटीना राउंड ऑफ 16 का अपना मैच आज खेलने वाला है, क्वार्टर फाइनल। बहुत सही। इसी एपिसोड में जेल का भी जिक्र हुआ। यहाँ ये बताना उचित होगा कि मैं व्यवहार न्यायालय में कार्यरत हूँ और अपने कार्य के संपादन हेतु अक्सर जेल आता जाता रहता हूँ। कारावासियों को देखकर लगता नहीं कि वो लोग कारावास में हैं। उनकी ज़िंदगी मज़े में गुजर रही है। समय पर जागना, समय पर प्रार्थना करना, समय पर खाना, समय पर सोना, और तो और पढ़ने के लिए किताबें, मैगज़ीन, अखबार उपलब्ध होते हैं। 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर भारत की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने
जेल में बंद कैदियों का जिक्र विशेष रूप से किया था और उनकी कथनी में, उनके कथ्य में दर्द दिख रहा था। ये हकीकत है कि जेल में बंद ज़्यादातर कैदियों को ये नहीं मालूम कि वो किस जुर्म के लिए जेल में बंद हैं और कब तक रहेंगे। स्थिति गंभीर है, सुधार की आवश्यकता है। इस दिशा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कई स्कीम चलाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों को जेल से रिहा किया जा सके। इसी उद्देश्य से देश के हर ज़िले में प्रतिमाह एक जेल अदालत का आयोजन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों को जेल से बाहर किया जा सके। और ज़्यादा भावुक न होते हुए मैं अपने पत्र को यहीं समाप्त करूँगा। जय हो, जय हो, जय हो। खगेंद्र महतो, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड। बंदियों को बाहर कर देते हैं, बंदे जेल में बंदे जेल में, बंदियां बाहर जा रही हैं। लेकिन वी लव यू टू। हाँ, ये जो है हम तीनों की तरफ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिखते रहिए खगेंद्र बहुत भाई। ज़्यादा। हाँ, और जेल तो गुरु देखिए, जेल बाहर भी है और अंदर भी। हाँ, आदमी एक जेल से निकलता है, दूसरी में जाता है, दूसरी से निकलता है, पहली में आता है। राष्ट्रपति जो है हमारी, वो चिंतित है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं किस जुर्म में वो अंदर है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं किस जुर्म में वो बाहर है। हाँ, इस घर में, हर घर में कन्हैया पैदा हुआ है और कन्हैया जेल में पैदा हुए थे, ये बात कोई मान नहीं रहा है। अगली चिट्ठी है जय सिंह की मुंबई से। बहुत दिन बाद। हाँ, और अपने वैज्ञानिक भाई तुम एक्सप्लेनर्स खांसी हटा मत दिया करो, नेचुरल रहता है। जय सिंह की चिट्ठी। बाबा, ताऊ और सरदार को नमस्कार। 111वें एपिसोड में देखने और अवेयरनेस पर चर्चा करते समय बातचीत ने फिजिक्स के एक बहुत ही मनोरंजक और रहस्यमय क्षेत्र को छुआ जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। देखने मात्र से घटनाएं कैसे प्रभावित हो जाती हैं, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि देखना वास्तव में क्या है। हम किसी चीज़ को तब देखते हैं जब प्रकाश का एक कण यानी फोटोन उस वस्तु से टकराकर हमारी आँख के रेटिना पर आ गिरता है। अगर हम नहीं देखते तो ये फोटोन कहीं और जाता। इस प्रकार हमने देखने मात्र से उस घटना को बदल दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान में आँखों से देखे बिना भी ऑब्जर्वेशन करने के कई तरीके, कई टूल्स हैं। समस्या ये है कि ऑब्जर्वेशन करने से भी घटनाएं प्रभावित होती हैं। जब 19वीं शताब्दी का थॉमस यंग का प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 70 के दशक में दोबारा किया गया तो ये जानकर वैज्ञानिक दंग रह गए कि ऑब्जर्वेशन करने मात्र से इलेक्ट्रॉन का व्यवहार बदल जाता है। इसने जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स की सबसे अनसुलझी पहेली को। जैसा कि ताऊ ने भी बताया कि एक सिक्का पलटने से हजारों प्रकाश वर्ष दूर दूसरा सिक्का भी पलट जाता है, मानो इनका आपस में कोई अनदेखा अनजाना संबंध, कोई बंधन हो। इस पहेली को सुलझाने के लिए आधुनिक विज्ञान ने कई तार्किक और दार्शनिक संभावनाएं प्रस्तुत की हैं जो इस प्रकार हैं। हो सकता है कि भाई पहले से निश्चित हो कि ये सिक्का नियत समय पर पलटा जाएगा, जिस कारण उसी समय उसके इंटेंगलमेंट वाला साथी सिक्का भी पलट जाएगा। अर्थात सब घटनाएं पहले से तय हैं। अर्थात दुनिया में फ्री विल नहीं है। जब जब जो होना है तब तब वो होता है। मुझे ये थ्योरी बहुत निराशावादी लगती है, क्योंकि ऐसी दुनिया में जीकर क्या करना है जिसमें फ्री विल ना हो। सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो हम क्या करें? या ये हो सकता है कि बहुत सारे यूनिवर्स हैं जिनमें घटनाओं के वो सारे संस्करण घटते हैं जो संभव हैं। इन मल्टी यूनिवर्स में से कोई एक यूनिवर्स हम महसूस कर पाते हैं। किसी दूसरे समानांतर यूनिवर्स में ताऊ वाला सिक्का दूसरी तरफ भी पलटता है। अर्थात फ्री विल है, लेकिन घटनाओं के सभी संभावित परिणाम मल्टी यूनिवर्स में घटते हैं। या ये हो सकता है कि दोनों सिक्के किसी हायर डायमेंशन में जुड़े हों और उस डायमेंशन को अनुभव कर पाना मनुष्य की क्षमताओं के बाहर हो। मल्टी डायमेंशन के अनुभव को ऐसे समझाया जा सकता है कि हमारी दुनिया त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हम इसको अनुभव कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन है, यानी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। वहाँ हर चीज़ चपटी है, यानी 0 मोटाई है वहाँ। अब उस दुनिया से गहराई भी कर सकते हैं। हाँ, अब उस दुनिया से एक गैस का विशाल गोला पिंड गुजरता है। उस घटना को उस द्विआयामी दुनिया के लोग कैसे महसूस करेंगे कि एक बिंदु प्रकट हुआ जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़ा सर्कल बन गया और फिर पुनः छोटा होते होते एक बिंदु में विलीन हो गया। जबकि इस त्रिआयामी 3 डायमेंशनल पृथ्वीवासी उसको बोलेंगे कि भाई सर्कल नहीं प्रकट हुआ, बल्कि एक बड़ा स्फीयर, एक बड़ा गोला वॉल्यूम वाला यहाँ से गुजरा। लेकिन द्विआयामी ग्रह वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तीसरा डायमेंशन अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए भी हमें हायर डायमेंशन के ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे। संभावनाएं अनंत हैं। लंबी चिट्ठी के लिए क्षमा, आपकी चर्चा सुनकर रहा नहीं गया। ये इसी पॉडकास्ट में संभव है जो अपने श्रोताओं को इस अंतरंगता से शामिल होने को विवश कर देती है। इसके लिए साधुवाद। जय हो, जय सिंह, मुंबई। बिल्कुल, जय हो भैया। जय सिंह भाई, बहुत बढ़िया क्या खूबसूरत चैप्टर खोल दिया उन्होंने।
और इसमें जो ये कह रहे हैं कि निराशावाद है, मुझे भी लगता है कि उसकी बहुत तार्किक परिणति नहीं हो सकती है। जितना इस बारे में हमने खंगालने की कोशिश की, मुझे यही लगता है कि चीज़ें पहले से तय और निर्धारित नहीं हैं, यूनिवर्स कितने भी हों। ये ज़रूर है कि सारे के सारी कायनात और सारी की सारी घटनाएं वो अपने किसी न किसी एनर्जी सेंटर से ड्रिवन हैं। लेकिन जो पहले से स्क्रिप्टेड वाली बात है, उस बात से मेरा भी एतबार नहीं है कि दुनिया में सब कुछ पहले से तय हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़ और इतने माइक्रो लेवल पे वो हो रही हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पे हो रही हैं कि उतना चीज़ों को कंट्रोल कर पाना वो बहुत ही असंभव सा है। शुरुआत में इन्होंने जो बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी नवैयत बदल देते हैं अगर वो किसी नज़र में हैं, तो ये बात से मैं सहमत हूँ और ये बहुत प्रूवन फैक्ट है। बुद्धिस्ट, अरे जब से ही कैमरा सामने लगा है तब से हमारा पॉडकास्ट जो है बहुत विचित्र हो गया। हाँ, बदला सा है। और बुद्धिस्ट ध्यान का जो पूरा का पूरा वो था, जो उनकी टेक्निक है, उस टेक्निक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आइसोलेशन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में किसी भी तरह से वो ध्यान में कितने भी डूबे हों, अगर वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, 4 लोग उनको देख रहे हैं, तो बॉडी के बहुत सारा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी जो है वो ध्यान से विकेंद्रित होकर के दूसरी तरफ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर सकता है। तो अगर आप होलिस्टिकली फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली शर्त है, विपश्यना के लिए भी सबसे पहली शर्त है आइसोलेशन। तो कांटेक्ट ख़त्म किया जाए, आप अपने अपने क्यूबिकल्स में अपने आप को कैद करें और फिर ध्यान की तरफ जाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें बहुत दुरुस्त हैं। ऐसा पाया गया है कि कमरे की एनर्जीज़ और कमरे में रहने वालों का बिहेवियर, केवल ये उनको आप बता दीजिए कि इस घर को वो दूर दूसरी बिल्डिंग से कोई बायनाकुलर से देखता है या इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इतना कहने भर से लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, लोगों की एनर्जीज चेंज हो जाती है, लोगों का सोचने का, रिस्पॉन्ड करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि मेट्रो में लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेट्रो में आप कैमरे की निगरानी में हैं और पैसेंजर गाड़ी में या मेल में आप कैमरे की निगरानी में नहीं हैं। तो बहुत सारे बिहेवियरल इम्पैक्ट्स होते हैं जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके सोचने के तरीक़ों को प्रभावित करते हैं और बिल्कुल उनका असर होता है। मैं हर न्यूक्लियस की अपनी मेमोरी और उसके प्रभावित होने के तमाम बाहरी कारकों की थ्योरी में यकीन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि दूसरी बॉडी की एनर्जी, बॉडी ए की एनर्जी बॉडी बी की एनर्जी को, और बॉडी बी की एनर्जी बॉडी ए की एनर्जी को प्रभावित करती ही करती है। टेम्परेचर प्रभावित करता है, लोकेशन प्रभावित करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रभावित करता है और प्रेजेंस प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इनमें यकीन करता हूँ। जितना साइंस मैंने पढ़ी और समझने की कोशिश की, उसके हिसाब से मैं ये मोटी मोटी धारणा अपनी मान के चलता हूँ। जय भाई ने एक अच्छी बात करी, संभावनाएं, दार्शनिक संभावनाएं। जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट मैंने जब से पढ़ा है उसके बारे में जी, तो मुझे कभी कभी ना, मैं ठहरा निरा नास्तिक आदमी, इस बात में तो मैं यकीन कभी भी नहीं कर पाऊंगा कि कोई शक्ति जो है इस दुनिया को चला रही है, उसने सब कुछ निर्धारित कर रखा है। पर जैसे होता था क्या, मैं उससे एक चीज़ से रिलेट कर पाया कि मैं बहुत दूर हूँ, और ऐसा कई बार हो गया, इसलिए कह रहा हूँ कि सच में हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी माँ को मालूम चलता था, और वो लोगों को इंसिस्ट करके फ़ोन करवाती थी कि फ़ोन करके पूछो, सुबह से मेरा मन बिल्कुल उस पर लगा हुआ है, उसकी तबीयत तो ठीक है। तो मुझे लगता था कि ये क्या होता है। फिर लोगों ने कहा माँ का प्यार होता है, माँ ने जन्म दिया आपको तो माँ को तो खबर रहती है, चिंता में होंगी, माँ तो हमेशा चिंता में रहती है। मगर कुछ विशेष दिन होते हैं जहाँ उनको ये आभास सा रहता है। तो क्या ये क्वांटम इंटेंगलमेंट है ना। मैं नया बालक जो मेरे घर में है, तो मेरी 2 बार ऐसी मतलब हुआ कि मेरी तबीयत खराब थी तो उसकी भी खराब थी।
लियो की। हाँ, तो वो मुझसे बहुत अटैच्ड है, पर उसका तबीयत खराब होने की क्या कारण हो सकता है, ये मैं हालांकि अपने आप को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरा मूड दबा हुआ है, लोगों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब लोग खुश नहीं हैं, तो वो भी मानसिक रूप से बीमार फील करेगा। पर क्या शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है? नहीं हो सकता। पर ये सब संयोग भी होते हैं, संभावनाएं भी होते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट अभी भी एक ऐसा विज्ञान नहीं है, मतलब विज्ञान भी नहीं है एक्चुअली, ऐसा भौतिक नहीं है, भौतिक शास्त्र नहीं हाइपोथेसिस है। है। नहीं, वो प्रैक्टिस में उन्होंने देखा है, देखा हाँ, तो उन्होंने है, लेकिन वो हर बात संयोग कह के खारिज हो जाता है ना। हाँ, पर वो साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव भी कर दिया है, पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अभी बहुत टाइम लगेगा उसको लॉजिक समझने उसका में। जो है। हाँ, कि वो बहुत विचित्र चीज है। और मतलब ये पूरा क्वांटम का एरिया, हालांकि अभी क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं, और इन्हीं चीजों के आधार पे वो जो पूरा कंप्यूटेशन का पूरा टेक्निक है, जो सुपर कंप्यूटर्स, जो क्वांटम कंप्यूटर्स गूगल बना रहा है, वो इसी पर आधारित है कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मैं सोचूं और हो जाए टाइप का। हम ऐसा कर देते हैं। हाँ। है ना? तो वो सब हो रहा है। आपके ऐसा मूड के नहीं है कि हिसाब से- निरा ज्ञान है ये, पर अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता पूरी तरह से कन्विंसिंगली किसी को कि ऐसा हो रहा है। मतलब वहां पे मैं तो कोई एक सीरीज देख रहा था, उसमें विश्वास जो आप वाली बता चीज रहे आ हैं। जाती है ना, कि आपका इसमें अकीदा हो तो आप मानोगे, पर देखते। एक कोई बढ़िया सीरीज में चीज देख है। रहा था, ये पता नहीं अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन उसमें यही है कि वो एक यूथ है और उसको कुछ पॉइंट्स गेन करने के लिए जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, उसको कुछ लेबर करना है, फिर वो अपने रूम में आके बैठ रहा है तो उसकी वॉल्स जो है स्क्रीन में चेंज हो जाती हैं। ये तो ब्लैक मिरर में है। ब्लैक मिरर में है कोई हाँ, episode ये में ब्लैक ना? मिरर में एक हाँ। एपिसोड है। हाँ। तो ये बहुत ही विचित्र है। मतलब बहुत सुंदर चिट्ठी जय भाई, और इस पे तो कभी और आगे भी दोबारा कभी बातचीत कर सकते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट पे। अगली चिट्ठी ये भी पहली बार लिखी है इन्होंने। बाबा, ताऊ और सरदार को जय हो। मैं सार्थक, मैं विटा नाम के एक छोटे से शहर से आता हूँ, ज़िला सांगली, महाराष्ट्र। अभी मैं पुणे में रहता हूँ। मैंने तीनताल के बारे में, हाँ विटा, क्या बात है, क्या नाम है इनका? सार्थक। सार्थक। क्या कोई कनेक्शन है क्या विटा? नहीं, नाम लिखे सार्थक, बॉर्न कोलोन बीटा, ऐसा ना? जैसे मैं बॉर्न भीतिया लिखता हूँ, बॉर्न बीटा में जो मजा है ना। हाँ, पता नहीं ये बॉर्नवीटा लेते हैं कि नहीं, पर हाँ। तो सार्थक ने ये लिखा है कि मैंने तीनताल के बारे में शुभम गौर के चलचित्र टॉक्स के एपिसोड में सुना था। कुछ दिन पहले जब हम नासिक से ऑडिट से वापस लौट रहे थे, तब हमारे ड्राइवर के साथ महाराष्ट्र और गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई। वाकई गुजरात में जिस प्रकार के उद्योग हैं वो श्रमिकों के लिए बहुत ही त्रासदी वाला है, और वहाँ के एक अंदर वातावरण की वजह से वहाँ पर आईटी और ITES कंपनीज़ नहीं जाती हैं, IT सेक्टर्स की कंपनीज़ नहीं जाती हैं। और पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र से कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। राज्य के राजकारण में वे विषय बहुत बड़ी राजनीति के विषय बन गए हैं। तो होप इस बात को लेकर हमारे राजनेता सीरियस होंगे और ज़रूरी कदम उठाएंगे। इन दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्यों की सीमा के बीच सीमा विवाद भी बहुत चर्चा का विषय रहा है। इन दोनों मामलों पर मैं आपकी राय चाहता हूँ कभी भी, और ये मेरा पहला प्रयत्न है पत्र लिखने का। लगभग 8 साल बाद हिंदी में कुछ तो लिखा है। आई यूजुअली डोंट यूज़ हिंदी अनलेस necessary, but writing to Teental felt like a necessity. So thank you so much for reading it and forgive any mistake from my end. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सार्थक, पुणे, महाराष्ट्र। सार्थक भाई ने अच्छा लिखा यार हिंदी में, अच्छी और आप हिंदी हिंदी में लिखी। लिखते रहिए, क्या दिक्कत है? थैंक्स फॉर राइटिंग गुरु। हाँ? Thanks हाँ, for writing. बहुत अच्छा। मला पुरणपोळी खूप और आवडते तुला बनवता. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो विवाद है ना, चूंकि मैं हिंसा में विश्वास करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ आर्मी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पर बाकी दोनों लोग- राज्यों की पुलिस अपना सेटल सीमा पे सेटल कर ले, इसमें क्या है? अब युद्ध में कुछ लोग मारे जाते हैं, पर वो पुलिस मारे जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कोई आम नागरिक इस राजनीतिक झगड़े में फंस के मरे। राजनीतिक झगड़ों में हमेशा सेना और पुलिस, पर चूंकि आंतरिक मामला है, सेना नहीं आ सकती। तोन से तोन भिड़ाते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र की पुलिस लड़े, और जिसकी होगी विजय उसको मिलेगा बेलगाम। मेरा इसमें ये सुझाव है कि बंदूकों को बैन कर दें इस लड़ाई में, और शास्त्रीय जो अपने हथियार हैं, लठ इत्यादि, अब पुलिस की बंदूक बंद करने की जरूरत नहीं है, चलती नहीं वो, नो टेंशन एट ऑल। वासुजी भाई बंदूक का बट।
अगली चिट्ठी है अमित वाघेला, अहमदाबाद। ताऊ बाबा और सरदार को जय हो, जय श्री कृष्णा। पिछले हफ्ते कृष्णा पिछले हफ्ते गुजरात पे बात हुई तो मैंने सोचा कि कुछ लिखना चाहिए। गुजराती समाज के अर्थ कौशल्य पे बात हुई कि वो कैसे पैसे को बरतते हैं, उसका सटीक वर्णन ताऊ ने किया। पर एक बात और जो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी गुजराती आदमी या औरत अपनी कमाई से पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। ये बात यहाँ के कल्चर में बैठ गई है। जैसे कोई भी लड़का या लड़की कॉलेज में कोई साइड जॉब करता है तो वो पहले उसकी कमाई को इन्वेस्ट करने का सोचता है, चाहे वो LIC में करे या शेयर मार्केट में। यहाँ हर किसी इंसान के पास अच्छी खासी बचत रहेगी रिटायरमेंट के वक्त। दूसरी एक बात है, वो है आंगड़िया। आंगड़िया गुजरात अर्थव्यवस्था का दिल है और जब से चुनाव की वजह से आंगड़िया बंद है तो जैसे बाज़ार में रोकड़ा नदारद हो चुका है, कसम से धंधा बैठ जाता है। मोटा मोटी बात यह है कि गुजराती इंसान पैसा पचा अच्छा लेता है और जब पचाने की बात हुई है तो खाने की भी कर लेते हैं। हमने सिर्फ दाल में ज़रा सा गुड़ क्या डाल दिया, ज़माने ने हमको बैड बना दिया। ऐसा नहीं कि सब हमारे ही खाने में मिठास है। लोगों ने गुजराती खाने के नाम पे सिर्फ गुजराती थाली, खांडवी, खमन, ढोकला और फाफड़ा ही खाया है। कभी सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के ढाबे पे काठियावाड़ी भोजन खाइए तो जानेंगे कि पानी का उपयोग क्यों किया जाता है सुबह। एकदम सही कह रहे हैं। बाकी मोटे तौर पर गुजराती समाज शाकाहारी है, एटलीस्ट एट होम, क्योंकि हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। खाने के बाद पीने की भी बात कर लें, हमारे यहाँ शराब बंदी है पर हम बहुत लकी हैं। आप लोगों को लाइन में खड़ा होकर ख़रीदना पड़ता है, हमारे यहाँ फ्री में होम डिलीवरी होती है। पर कई लोग ऐसे हैं जो घर में नहीं पीते, तो उनके लिए माउंट आबू, उदयपुर, दमन और दीव जैसे आसपास की जगह है जिनकी इकोनॉमी गुजरात के लोगों से ही चलती है। अंत में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि गुजरात में जो रात को 2 बजे कोई लड़की अकेली घूम सकती है तो उसने किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार की नहीं, पर गुजराती समाज की उपलब्धि है। यस। विषय ऐसा है कि जितना लिखें उतना कम है, पर आने वाले समय में कुछ अपने अनुभव भी साझा करता रहूँगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप तीनों को गुजरात आना पड़ेगा और हमें मेहमान नवाजी का मौका देना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा और जय महामाता जी के साथ अमित वाघेला। जय हो। जय जिनेंद्र। अमित भाई लेकिन सही बात बोले, हम लोग खुद ही बहुत कुछ नहीं कह पाए ना उस दिन। समय बहुत हो गया और गुजरात की बात हो तो फिर कुछ ना कुछ रह जाए। हाँ, पर वहाँ के समाज की जो बात की वो श्रेय जो है देखिए, कल गुजरात का परिणाम आया है और आज हम लोग की अमित भाई से बात हो गई। हाँ, पुलिस प्रशासन का योगदान तो होगा ही, पर सबसे बड़ा योगदान जो है ना गुजरात में वहाँ के समाज का है। सुरक्षा, अगर महिलाओं की सुरक्षा है तो उसमें उस समाज का भी योगदान बहुत बड़ा है। बिल्कुल, लिखते रहिए अमित भाई। और अगली चिट्ठी है नितिन की, मुंबई से, आखिरी चिट्ठी शायद आज की। ताऊ बाबा और सरदार को जय हो, मैं नितिन मुंबई से, असल में कानपुर से। ये मेरा पहला पत्र है। अभी तक मैं साइलेंट श्रोता रहा हूँ। काफ़ी समय से पत्र लिखने का सोच रहा था पर संकोचवश नहीं लिख सका। 3 ताल मेरा पहला पॉडकास्ट है और ज़्यादातर मैं इसे ट्रैवलिंग के टाइम और शाम को रनिंग करते हुए सुनता हूँ। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैं 3 ताल सुनता हूँ तब मैं सिर्फ 3 ताल सुनता हूँ, कोई और काम नहीं करता। इस बात पर मेरा बाबा से विरोध है कि वो कहते हैं कि किचन में काम करते हुए 3 ताल सुनो। भाई, अगर ये किया तो पक्का किचन में आग लगा कर निकलूँगा। 3 ताल का नशा ऐसा है कि इसे सुनते हुए मैं 30-35 मिनट ज़्यादा ही दौड़ लेता हूँ। और ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक है, इन सब का लोड नहीं लेता क्योंकि 3 ताल हमेशा साथ होता है। एक बात और, ये नशा थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी पत्नी को भी दिया है। हम YouTube पर 3 ताल वीडियो साथ में देखते हैं और फिर उसके बीच में ही पॉज करके उस पर चर्चा भी कर लेते हैं। बहुत सही, ये बढ़िया चीज़ है। ताऊ उसके पसंदीदा हैं और वो ताऊ के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत रहती है। 3 ताल की वजह से हमें अपनी वाली हिंदी या अवधि से जुड़े रहने का मौका मिलता है। ऑफिस में तो कतई अंग्रेज़ी माहौल बना रहता है, परंतु मैं उसी चर्चा में कभी कभी ऐसा हिंदी का शब्द शास्त्र फेंक के मारता हूँ कि सब चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इसका श्रेय बाबा को जाता है। अंत में ये कहना चाहता हूँ कि बाबा परम ज्ञानी हैं और हर मुद्दे पर कम से कम 3 बातें तो होती ही हैं उनके पास रखने के लिए। 3 things। हाँ, ताऊ इज सुपर कूल। उनके तर्क सुनकर लगता है कि यार कोई इस बिंदु से भी तो देख सकता है। और सरदार तो हम उम्र हैं और जिस तरह से वो 3 ताल संचालित करते हैं, एक एंकर तो है उनके अंदर भी। और उनके जोक्स बहुत मज़ेदार होते हैं। पत्र काफ़ी लंबा लिख दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पहली बार लिखा है, त्रुटियों के लिए भी माफ़ी। ये काम बिना शऊर के किया है। जय हो, नितिन मुंबई से। नितिन भाई यहाँ अवधि मेजॉरिटी में है तो बाबा आपके अंदर का अवधि जगाता रहेगा। बहुत कमाल की बात यह है कि आप सुन रहे हैं, बरत रहे हैं,
घरैतिन को भी सुनवा रहे हैं, उनके साथ आप चर्चा भी कर रहे हैं इसके ऊपर। ये खुद में 3 ताल का जो मंतव्य है उसकी जय का पल है। वो हम जो हमारे जिस मंतव्य से हमने 3 ताल शुरू किया, ये उसकी विजय है। तो आप ये लगातार करते रहें गुरु, और अपने दोस्तों को ऑफिस में बताइए कि भाई अगर हमारे शब्दों से घायल हो रहे हो तो शब्द गिराने के लिए 3 ताल सुनो, ये बहुत ज़रूरी है। और आपने कहा कि एक एंकर है सरदार में। एंकर है नहीं, मतलब वो स्थापित एंकर है। सरदार लंबे समय से ब्रॉडकास्टिंग के काम में हैं। आप अगर हमारे कार्यक्रम सुने आज के दिन भर और तमाम सारे कार्यक्रम आज तक रेडियो के, तो आपको कई बार सरदार उसके प्रस्तोता के तौर पे मिलेंगे। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसारणों के मुख्य शिक्षक प्रस्तोता ये रहे हैं। और सरदार जन्मना एंकर हैं, मतलब ये लड़के यहीं आए यहाँ पे, लेकिन जब से हैं तब से एंकर हैं। यहाँ जब पहले थे संस्थान में, वे कहीं और गए और फिर यहाँ पे जब आए, तो सरदार में वो एंकर जो है वो आप अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उससे और परिचित होते रहेंगे। और आपके तो खैर रिश्तेदारी भी कानपुर के भैया, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। और एंकर शब्द का मतलब जो है ना अभी थोड़ा दूसरा हो गया है। हाँ, नहीं तो पहले तो अटकौआ था। हाँ, तो जिसमें नाव बांधी जाती। हाँ, और सचमुच में सरदार जो है हमारे सचमुच वाले एंकर, सचमुच वाले एंकर हैं। ये मजाक वाले एंकर नहीं है। ये अगर नहीं रहे तो हमारे जैसा जहाज तो बह जाए। हमारी नैया बीच समंदर डूब जाएगी किसी दिन, पता ही नहीं जा कहाँ जा रहे। बढ़िया भाई। और कानपुर के कुछ नए मुहावरे अगर आप तक पहुँचे हो तो शेयर करिएगा। जैसे मैंने तो 2-3 ये पुराने वाले हैं कि एक तो वो है बाप मर गए कुठरिया में लौंडा पावर हाउस और एक झाड़े रहो कलेक्टरगंज, और झपड़ियाए जाओगे तो पता चलेगा कि पंजीरी कहाँ बच रही। तो लिखते रहिए नितिन भाई। और बहुत अच्छी हिंदी में आपने लिखा है, आप ये मत कहें कि बिना शऊर के लिखा है। वैसे कानपुर कई कहावतें ऐसी है जो मैं सुना नहीं सकता हूँ फिर कभी। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। देखो लेकिन आज कितना बढ़िया रहा। 3 ताल में सब कुछ घूम के आता है। हमने ईयर एंडर की बात की, फिर भतीजा चाचा का ईयर ले लिस, फिर कानपुर आए। बाप रे। तो आप लोग जो है कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, और नागपुर की नाक जो है वो सार्थक भाई ने बता ही दी। हाँ, तो चिट्ठियाँ बहुत आई। वैसे इस बार चिट्ठियाँ और भी बहुत सारे आई, पर सारी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर बहुत लंबा वक्फा हो जाता है चिट्ठियों के लिए। वो जिनकी चिट्ठियाँ नहीं ली हैं वो आश्वस्त रहें, वो छूटी हुई चिट्ठियाँ छूटती नहीं हैं, उनको हम रख लेते हैं अलग से अगले एपिसोड्स के लिए, और तब तक नई चिट्ठियाँ आती रहती हैं। नई चिट्ठियाँ इस बार आपको लिखनी है चुनाव नतीजों पर, राजनीति पर, जो हाल में घटनाक्रम हुए उन पर आप जो कहना चाहते हैं, और आपकी डिक्शनरी में कौन से शब्द इस साल शामिल हुए हैं, या आपको लगता है कि 3 ताल ने इस साल आपको कोई नया, हमें तो याद नहीं आता क्योंकि वो पुराने वाले नवैयत और वांग्मय ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि जिसके शब्दकोश में जुड़ता है उसको शायद मालूम नहीं चलता है इतना। तो आप लोग बताएं कि 3 ताल से अगर कोई नहीं, इस बार बिंब का प्रयोग लोगों ने बहुत किया। बिंब किया है। हमने ये नोटिस किया साल भर कि पत्रों में बिंब बहुत देखने को मिला। मतलब मुझे बाईपास कर गए हैं पत्र। किसी ने इतनी बार मैंने बिंब नहीं बोला है 3 ताल में जितना कि पत्रों में बिंब आया। किसी ने चिट्ठी में लिखा था कि मेरा रिजल्ट आया तो मेरे रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं आए इम्तिहान में, तो मैंने घर पे कहा, तो उन्होंने कहा नंबर कम क्यों नहीं आए, तो मैंने कहा नंबर छोड़िए बिंब देखिए। मैंने कहा यार तुम 3 ताल के चक्कर में लाठी खाने का काम 3 ताल बचाएगा नहीं ये बिंब। पर हाँ, बताइए शब्दों के बारे में, शब्दों की नवैयत, या वो 3 ताल वाला छोड़ दें, वैसे भी आपने कोई शब्द इस साल इस्तेमाल किए हो आपको मजेदार लगे हो? किसी सिनेमा से, OTT प्लेटफॉर्म से, किसी दोस्त से कहीं यात्रा करते हुए कोई नया शब्द आपने पाया हो, लपका हो और आपको मज़ा आता हो, साझा कीजिए गुरु। आप भी हमारे वर्डल हैं। बनारस का एक दोस्त है, जैसे उससे पूछो कि क्या हाल है भाई, तो कहता है चाका मका। चाका मका। तो इस तरह के कोई शब्द आपने नए सीखे हो तो बताइए। और नाक की लड़ाई में जो कान काटे, अमित भाई बोलेंगे सरस। मजा। तो नाक की लड़ाई में जो कान काटा गया है, कान पर, कानपुर पर और सूखी गीली लकड़ियों पर अगर आपको कुछ कहना हो तो आपको मेल करना है radio@aajtak.com पर। चाचा भतीजे के रिश्ते पर भी कह सकते हैं, अपने चचा को याद भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 995333
823303 पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर आप अगर हमें सुनते हैं तो हमारे रेटिंग का एक ऑप्शन है, आप 5 स्टार की रेटिंग होती है, आपको जितने ठीक लगें आप इस शो के हिसाब से आप उतने स्टार वहाँ दे दीजिए वक्त निकाल कर। अगर हाँ review भी मतलब लिख हमारी तरफ देंगे। से 5 दे, लेकिन और दे सकते शेयर वाला बटन दबा दीजिए, हाँ बहुत बढ़िया रहता है। कमेंट वमेंट भी कर दीजिए, हाँ, तो उससे वो अच्छा बुरा जैसा भी हो कमेंट कर दीजिए। तो ये है। और स्टोरी बॉक्स का जो नया एपिसोड आने वाला है रविवार को, उसको सुनिएगा। तो अगले एपिसोड में मुलाकात होती है 3 ताल के। जय हो, जय हो, जय जय हो, हो, जय हो। जय हो।